अध्याय 51 पिता और पुत्र की मुलाकात। कुछ खास नहीं, सामान छोड़ दो, अपने लोगों को लेकर राजधानी से बाहर निकल जाओ, फैंग परिवार के दिव्य संपर्क अवस्था के तीनों विशेषज्ञों ने एक साथ चिल्लाकर कहा। चेन हान के अधीनस्थों के कानों में तेज भनभनाहट होने लगी और उनकी आंखों के सामने धुंध छा गई। हमें बाहर निकालोगे? क्या तुम्हारे पास इतनी ताकत है? अपने घायल लोगों को देखकर चेन हान बेहद नाराज हो गया। दिव्य संपर्क अवस्था के प्रथम स्तर की अपनी साधना के बल पर उसने चौथे और पांचवें स्तर के 3 विशेषज्ञों के दबाव को जबरन सहन कर लिया। ओह, काफी प्रतिभाशाली हो। अभी अभी दिव्य संपर्क अवस्था में प्रवेश करने के बावजूद तुम इस बूढ़े व्यक्ति के दबाव को सहन कर सके। गुंजन। फैंग परिवार के दिव्य संपर्क अवस्था के तीनों विशेषज्ञ चेन हान के प्रति बिल्कुल भी नरमी बरतने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी तीनों एक साथ हमला नहीं करने वाले थे। उनमें से सबसे कमजोर दिव्य संपर्क अवस्था के तीसरे स्तर का एक बूढ़ा व्यक्ति चेन हान की ओर अपनी हथेली बढ़ा दी। आकाश से एक विशाल हथेली नीचे आ गिरी। ऐसी शक्ति के सामने चेन हान ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की। उसने अपनी मुठ्ठियां कस लीं और एस्ट्रल क्यूई की एक लहर ने उसके अधीनस्थों को पीछे धकेल दिया, जबकि उसका शरीर सुनहरी रोशनी से ढक गया। वह सीधे ऊर्जा से बनी उस हथेली को भेदता हुआ निकल गया और उसे जरा भी चोट नहीं आई। बौद्ध स्वर्णिम शरीर। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर तिरस्कार दिखाई दिया। उस हथेली के प्रहार में उसने अपनी 30% शक्ति तक का इस्तेमाल नहीं किया था। वह उछला और उड़ते हुए चेन हान की ओर बढ़ गया। दोनों मुक्कों और पैरों से एक दूसरे से भिड़ गए। बुरा नहीं है, ताकत स्वीकार्य है, लेकिन गति थोड़ी धीमी है। पहाड़ी की चोटी पर युनमो ने उदासीनता से टिप्पणी की। उसके बगल में खड़ा अधीनस्थ आंखें फैलाकर उसे आश्चर्य से देखने लगा। चेन हान के मुक्कों की गति कभी कभी ध्वनि की गति से भी अधिक हो जाती थी। क्या इसे भी थोड़ा धीमा कहा जा सकता था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी गति बहुत तेज है। युनमो की टिप्पणी के विपरीत फैंग परिवार के दिव्य संपर्क अवस्था के बाकी दोनों विशेषज्ञ चेन हान की आकृति को आश्चर्य से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि चेन हान तीसरे स्तर के बूढ़े व्यक्ति के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूम रहा था और उसके सभी हमलों को कुशलता से चकमा दे रहा था। कुछ ही सेकंड में बूढ़े व्यक्ति को चेन हान के कम से कम 8 मुक्के लग चुके थे। फिर भी चेन हान पूरी तरह सुरक्षित था। उसकी साधना तकनीक अनोखी है। दूसरे भाई, तुम भी जाओ। जी बड़े भाई। इस समय उन्हें अब मार्शल आर्ट्स के उस नियम की परवाह नहीं थी जिसमें एक के विरुद्ध एक लड़ाई का प्रावधान था। ज़ियांगजिया पर्वत की इस आध्यात्मिक नस का स्थान ऐसी चीज थी जिसके बारे में परिवार के मुखिया ने विशेष आदेश दिए थे। वे जरा सी भी गलती का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दिव्य संपर्क अवस्था के 2 विशेषज्ञों के एक साथ हमला करने के बावजूद चेन हान ने उन्हें आसानी से दबा दिया। पैट्रियार्क युन, क्या आप अभी भी तमाशा देखते रहेंगे? बुजुर्ग फैंग, आपने अभी तक खुद हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर मैं करूं, तो क्या यह मेरे लिए काफी शर्मनाक नहीं होगा? युन बटियन ने ठंडे स्वर में कहा। फैंग परिवार के साथ समझौता पहले ही तय हो चुका था। युन परिवार उनके लिए किसी और जटिल मामले में शामिल नहीं होना चाहता था। युन बटियन, मैं तुम्हारी इन बातों को याद रखूंगा। जब हमारे फैंग परिवार के पूजनीय विशेषज्ञ मास्टर फैंग दिव्य अवस्था में प्रवेश कर जाएं, तब फैंग परिवार से कुछ मांगने मत आना। ये सुनकर फैंग परिवार के दिव्य संपर्क अवस्था के तीनों विशेषज्ञों के पास एक साथ हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। दिव्य संपर्क अवस्था का 5वां स्तर चौथे स्तर की तुलना में गुणात्मक छलांग था। साधना की दुनिया में दिव्य संपर्क अवस्था का 5वां स्तर नींव स्थापना की मध्य अवस्था के बराबर था। इस अवस्था में अनेक जादुई तकनीकों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता था, जिससे हमले के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करना संभव हो जाता था। फूल, पक्षी, मछलियां और कीड़े सब हथियार बन सकते थे। चेन हान कभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा था और ऐसे हमलों के रहस्यों को समझ नहीं सकता था। फैंग परिवार के 5वें स्तर के विशेषज्ञ के युद्ध में शामिल होने के 15 मिनट बाद ही स्थिति पूरी तरह एक तरफा हो गई। चेन हान बार बार पीछे हट रहा था। तीसरे और चौथे स्तर के दोनों बुजुर्गों ने उसे इस तरह फंसा रखा था कि वह खुद को छुड़ा नहीं पा रहा था, जबकि 5वें स्तर का बूढ़ा व्यक्ति हवा में अपनी हथेली के भीतर शक्ति जमा कर रहा था। अगर वह हथेली का प्रहार लग जाता तो चेन हान की जान न भी जाती, फिर भी उसकी एक परत चमड़ी जरूर उधर जाती। नरक में जाओ नौजवान। याद रखना, अगले जन्म में मेरे फैंग परिवार को भड़काने की गलती मत करना। धम। जैसे ही हथेली का निशान नीचे गिरा, धूल तुरंत चारों दिशाओं में उड़ने लगी और युद्ध क्षेत्र की स्थिति दर्शकों की आंखों से ओझल हो गई। तीनों बुजुर्ग पीछे हट गए। उनके होठों पर भयावह मुस्कान थी। नहीं, यह असंभव है। लेकिन एक पल में उनकी मुस्कान आश्चर्य में बदल गई। दिव्य संपर्क अवस्था के 3 अनुभवी विशेषज्ञ मिलकर अभी अभी अवस्था में प्रवेश किए एक नौसिखिए को घेर कर मार रहे हैं। फैंग परिवार की चमड़ी शायद महान दीवार की ईंटों से भी ज्यादा मोटी है। धूल छट गई और किसी समय युनमो, लैनके तथा सूचना देने गया अधीनस्थ चेन हान के सामने दिखाई दिए। चेन हान के होंठ के कोने से खून की एक पतली धार बह रही थी। युनमो ने उसके प्रयासों को देखा था।
आधे महीने से भी कम समय में केवल प्रथम स्तर की शक्ति के साथ वह दिव्य संपर्क अवस्था के 3 अनुभवी विशेषज्ञों के हमलों का लगभग आधे घंटे तक सामना करने में सक्षम था। पृथ्वी पर प्रतिभा के इस स्तर को काफी अच्छा माना जा सकता था। मंडप स्वामी युनमो को आते देखकर चेन हान ने तुरंत झुककर अभिवादन किया। बाहरी लोगों के सामने मो दी गे के सभी शिष्य युनमो को मंडप स्वामी कहकर संबोधित करते थे। मंडप स्वामी को प्रणाम। लैन के युन परिवार के सदस्यों ने युनमो को नहीं पहचाना, हालांकि लैन के का नाम पूरी राजधानी में फैल चुका था। दादाजी युन, चाचाओं। लैन के मुस्कुराए और युन परिवार के बुजुर्गों को झुककर प्रणाम किया। शिष्टाचार के नियमों का पालन करना आवश्यक था। हालांकि युन परिवार राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट्स परिवार था, लेकिन लैन परिवार पहले ही उनके भोज के निमंत्रण स्वीकार कर चुका था। इसके अलावा जब लैन के की शादी होने वाली थी, तब युन परिवार ने उसे शादी का एक उदार उपहार भी भेजा था। आप मोदी मंडप के मंडप स्वामी हैं। युन परिवार के तीनों बुजुर्गों ने अभिवादन लौटाने के बाद लैन के बगल में खड़े अविश्वसनीय रूप से युवा व्यक्ति को आश्चर्य से देखा। लियू परिवार की घटना के बाद शांत सम्राट मंडप का नाम भी पूरी राजधानी में फैल चुका था। युन बटियन ने कभी नहीं सोचा था कि चेन हान के पीछे खड़ा व्यक्ति 20 वर्ष से कुछ ही अधिक उम्र का होगा। जब युन जियांगुओ ने युनमो को देखा तो उसके भीतर किसी अज्ञात कारण से बेचैनी की एक अजीब भावना पैदा हुई। युनमो को इसका पहले ही एहसास हो चुका था। रक्तवंश की प्रतिध्वनि के आधार पर यह युन जियांगुओ संभवतः वही व्यक्ति था जिसके बारे में उसकी मां ने उसे बताया था। दिव्य संपर्क अवस्था की मध्य अवस्था के 3 विशेषज्ञ मेरे शांत सम्राट मंडप के एक शिष्य को घेर कर मार रहे हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए? युनमो ने युन परिवार के मुखिया को नजरअंदाज किया और उदासीनता से फैंग परिवार की ओर देखा। ये स्पिरिट स्प्रिंग लिडू ब्यूटी स्किन का है। मेरे फैंग परिवार ने लिडू ब्यूटी स्किन के 36% शेयर पहले ही खरीद लिए हैं। अब लिडू ब्यूटी स्किन की अध्यक्षता मेरे फैंग परिवार के पास है। मुझे बताओ, अगर तुम फैंग परिवार की संपत्ति को छूते हो और मैं तुम्हारे शिष्य को घायल कर देता हूं, तो क्या यह उचित नहीं है? दिव्य संपर्क अवस्था के 5वें स्तर पर मौजूद फैंग परिवार के बड़े बुजुर्ग ने कहा। ओह, मुझे कैसे पता नहीं चला कि लिडू ब्यूटी स्किन के अध्यक्ष का उपनाम फैंग है? युनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़के, यहाँ सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। बड़े बुजुर्ग के हाथ में लिडू ब्यूटी स्किन का शेयर प्रमाण पत्र दिखाई दिया और उसने उसे सबके सामने प्रदर्शित किया। ओह, ऐसा है तो फिर तुम्हें भी इसे स्पष्ट रूप से देखने देना चाहिए। स्विश। युनमो ने बिल्कुल भी शिष्टाचार नहीं दिखाया। रोशनी की एक किरण बिजली की गति से गुजरी। उसने फैंग परिवार के बड़े बुजुर्ग की बांह को भेद दिया और सीधे भीड़ के पीछे खड़े एक प्राचीन वृक्ष के तने में जा धंसी। अचानक खून की तेज धार फूट पड़ी जब बड़े बुजुर्ग की बांह साफ साफ कटकर हवा में उछल गई। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। बड़े भाई, ये देखकर दूसरे और तीसरे बुजुर्ग तुरंत बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचे और खून बहना रोकने लगे। तुम? बड़े बुजुर्ग ने अविश्वास से युनमो को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि युनमो बिना किसी चेतावनी के हमला कर देगा और फैंग परिवार के प्रति जरा भी सम्मान नहीं दिखाएगा। तभी सभी ने एक अनुबंध देखा जो शेयरों के स्वामित्व को प्रमाणित कर रहा था। लैन के जिसके पास लिडू ब्यूटी स्किन के 47% शेयर हैं। यह नकली है, यह नकली है, बड़े बुजुर्ग ने गुस्से से चिल्लाया। सच है या झूठ, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फैंग परिवार ने पहले मेरे शांत सम्राट मंडप के क्षेत्र पर कब्जा किया और फिर मेरे शिष्य को घायल किया। क्या सिर्फ एक बांह खोकर तुम्हें संतुष्ट होना चाहिए? युनमो ने कहा। तुम पफ। गुस्से से भरे बड़े बुजुर्ग ने खून की एक धार उगल दी। दिव्य संपर्क अवस्था के 5वें स्तर के विशेषज्ञ की बांह को पलक झपकते ही काट देने के बाद फैंग परिवार की नज़रों में युनमो की शक्ति अथाह और असीम हो गई थी। बड़े भाई, मैं तुम्हें 3 सांसों का समय दूंगा। अगर नहीं गए तो मर जाओगे, युनमो ने उदासीनता से कहा। स्विश। उसके बोलना समाप्त करते ही फैंग परिवार के लोग पलक झपकते ही जियांगजिया पर्वत से गायब हो गए। वे इतनी तेजी से चले गए कि खुद युनमो को भी इसकी उम्मीद नहीं थी। चेन हान भी हैरान था। क्या उन्हें जाने से पहले कम से कम कुछ धमकियां नहीं देनी चाहिए थीं? अध्याय 52, पहली मुलाकात। सास, और तुम अब निकलोगे या फिर इंतजार करोगे कि यूं परिवार के युवा बाद में आकर तुम्हारी लाशें उठाएं? युनमो ने पीछे मुड़कर जांजिया पर्वत के भव्य दृश्य को देखा और यू परिवार के लोगों की ओर देखे बिना ही कहा। दुनिया पर प्रभुत्व जमाने वाली एक शक्ति की आभा ने अदृश्य रूप से यू परिवार पर भारी दबाव डाल दिया। विदा। फंग परिवार की तरह ही ये मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ, विशेष रूप से बुजुर्ग लोग, जितना ऊंचा उनका कल्टिवेशन लेवल होता था उतना ही वे मौत से डरते थे। क्या मैं तुम्हें लैन परिवार वापस छोड़ दूं ताकि तुम एक बार देख सको? यू परिवार के चले जाने के बाद युनमो ने लैन के से नरमी से पूछा। उसे याद नहीं था कि यह बदलाव कब हुआ, लेकिन जब से वह पृथ्वी पर वापस आया था
यूमो का लोहे जैसा कठोर मानसिक स्वभाव केवल दो छोटी बच्चियों शीशी शिनशिन और लैन केके के सामने ही पिघलता था। लैन केके ने सिर हिलाया। चेन्हा और बाकी लोग स्पिरिट स्प्रिंग इकट्ठा करने का अपना काम जारी रखते रहे। इस यात्रा में उनका काम केवल श्रमशक्ति उपलब्ध कराना था। यूमो ने सहजता से चेन्हा की ओर कायाकल्प करने वाली गोलियों की एक बोतल फेंक दी। हालांकि चेन्हा की चोटें कुछ समय बाद अपने आप ठीक हो सकती थीं, लेकिन यूमो की उदारता के साथ इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। पर्वत से नीचे उतरने के बाद वाहन लैन परिवार की हवेली के पास जा रुका। कहा जा सकता था कि लैन केके के पिता लैन है इस एक विवाह वाली समाज व्यवस्था में पत्नियों और रखैलों का पूरा हरम रखते थे, लेकिन उनकी एकमात्र कानूनी पत्नी वास्तव में ल्यूमे थी। ल्यूमे लैन है से 10 साल पहले अलग हो गई थी। लैन परिवार की मार्शल आर्ट्स तकनीकें पुरुषों को विरासत में दी जाती थीं, महिलाओं को नहीं। दुर्भाग्य से इतनी सारी पत्नियां और रखैलें होने के बावजूद लैन है की बहुत सी बेटियां थीं और एक भी बेटा नहीं था। यही कारण था कि लैन परिवार जिंगडू के सबसे प्रभावशाली परिवारों की श्रेणी में प्रवेश नहीं कर पाया। वाहन एक काफी एकांत विला के सामने रुक गया। ल्यूमे को शांति पसंद थी, इसलिए उसने विशेष रूप से ऐसा विला चुना था जहां वह अपनी दोनों बेटियों लैन केके और लैन लिली को पाल सके। गर्मियों का मौसम था और लैन लिली कॉलेज के प्रथम वर्ष के दूसरे भाग में थी, इसलिए वह घर पर नहीं थी। कुछ दिन पहले ही लैन केके ने फ़ोन किया था और लैन लिली को जब पता चला कि लैन केके सुरक्षित है तो वह निश्चिंत होकर वापस कॉलेज चली गई थी। लैन लिली को लगभग 2 महीने की कक्षाएं छूट जाने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। माँ और बेटी के दिल में जब तक लैन केके लैन परिवार का हिस्सा नहीं थी, दुनिया में कोई भी दूसरी जगह सुरक्षित थी। क्या तुम अकेले संभाल लोगी? यूमो ने पूछा। लैन केके ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा की हल्की सी झलक थी, हालांकि उसने उसे तुरंत छिपा लिया। कार से बाहर निकलते समय जैसे ही वह विला की घंटी बजाने वाली थी, एक बड़ा हाथ उसके हाथ से पहले आगे बढ़ गया। डिंग डोंग घंटी बजी और घर के अंदर से छोटे छोटे तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। लैन केके ने अपने पीछे खड़े सुंदर पुरुष को देखा। उसका दिल मिली जुली भावनाओं से भर गया, लेकिन सबसे अधिक उसमें भावुकता थी। क्लिक पी लैन केके कुछ कह पाती, उससे पहले ही दरवाजा अंदर से खुल गया। केके माँ। हालांकि ल्यूमे को अपनी बेटी का फोन पहले ही मिल चुका था, लेकिन जब उसने अपनी बेटी को अपने सामने सुरक्षित देखा तब भी उसका दिल अपार भावनाओं से भर गया। माँ और बेटी एक दूसरे से लिपट कर रोने लगी, उनकी आवाज़ सिसकियों में दब गई। लगभग 5 मिनट बाद ल्यूमे को आखिरकार एहसास हुआ कि लैन केके अकेली वापस नहीं आई थी। नमस्ते आंटी, मैं यूमो हूँ, शीशी और शिनशिन का पिता। ल्यूमे को अपनी ओर देखते हुए देखकर यूमो ने लैन केके के कुछ कहने से पहले ही अपना परिचय दे दिया। ल्यूमे ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और लैन केके की ओर मुड़कर देखा। स्वाभाविक रूप से लैन केके ने ल्यूमे से कुछ भी नहीं छिपाया था। माँ, अंदर चलकर बात करते हैं, लैन केके ने कहा। ठीक है, ठीक है। ओह आंटी, आप मुझे लिटिल मो कह सकती हैं, यूमो ने विनम्रता से कहा। ठीक है लिटिल मो, जल्दी अंदर आओ, ल्यूमे ने कहा। हालांकि यह एक विला था, लेकिन अंदर का सामान बहुत साधारण था, जिसमें अधिकांश चीज़ें पुरानी थीं। बैठक के एक कोने में तो एक सिलाई मशीन तक रखी हुई थी। सिलाई मशीन पर कढ़ाई किया हुआ कपड़े का एक टुकड़ा रखा था। टीवी भी पुराना कैथोड रे ट्यूब वाला मॉडल था, जो इस विला के साथ पूरी तरह बेमेल लग रहा था। सोफा और सेंटर टेबल कुछ नए लग रहे थे, शायद विला खरीदते समय बिल्डर ने इन्हें उपहार के रूप में दिया था। लिटिल मो, पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी चाय बनाती हूँ। ल्यूमे ने घबराते हुए यूमो को सोफे पर बैठने के लिए कहा और फिर रसोई से चाय की पत्तियां लाने जाने लगी। माँ, इतनी परेशानी मत करो, हमें थोड़ी देर बाद वापस जाना है, लैन केके ने अपनी माँ को बैठाते हुए कहा। इतनी जल्दी? ल्यूमे ने कुछ निराश होकर कहा। माँ, तुम हमारे साथ फंघाई क्यों नहीं चलती? मैं तुम्हें लैन परिवार में नहीं देखना चाहती। केके, मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं बस एक बूढ़ी औरत हूँ, मैं जहाँ भी रहूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा तुम्हारी छोटी बहन ने अभी अभी कॉलेज शुरू किया है। हालांकि लैन है लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक पसंद करता था, फिर भी वह अपनी बेटियों की शिक्षा को बहुत महत्व देता था। अगर उस समय लैन केके का विवाह से पहले गर्भवती होना न हुआ होता, जिसकी वजह से लैन परिवार को बहुत उपहास सहना पड़ा था, तो लैन है माँ बेटी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। माँ, ठीक है केके, आज लिटिल मो का यहाँ पहला दिन है और मेरे पास उसका सत्कार करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। कृपया बुरा मत मानना, ल्यूमे ने जल्दी से विषय बदलते हुए कहा। आंटी, यह मेरी पहली मुलाकात है, उम्मीद है आपको मेरा अचानक आना बुरा नहीं लगेगा। यह आपके लिए एक उपहार है। यूमो ने एक काफ़ी साधारण जेड पेंडेंट निकाला और ल्यूमे को दे दिया। यह यूमो की लापरवाही थी, रास्ते में वह खाना या दूसरी ज़रूरी चीज़ें खरीदना भूल गया था। ल्यूमे यूमो का उपहार स्वीकार करने में झिझक रही थी।
आखिरकार भले ही उनके बच्चे पहले से ही किंडरगार्टन में थे, यूमो और लैन केके का अभी तक कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था। आंटी, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। शायद आपको केके और मेरे बारे में पहले से पता है। जल्द ही मैं निश्चित रूप से आपको एक संतोषजनक जवाब दूंगा, यूमो ने कहा। ल्यूमे पर यूमो की पहली छाप काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उसने धन्यवाद और स्पष्टीकरण के रूप में जेड पेंडेंट स्वीकार कर लिया। जैसे ही उसने जेड पेंडेंट को हाथ में पकड़ा, एक विशेष एहसास ल्यूमे के पूरे शरीर में फैल गया। ऐसा लग रहा था कि चिलचिलाती धूप भी उसे प्रभावित नहीं कर पा रही थी और उस ताजगी के एहसास को छीनने में असमर्थ थी। लिटिल मो, तुम फंघाई में किस तरह का काम करते हो? उपहार स्वीकार करने के बाद ल्यूमे ने अपना बैकग्राउंड वेरिफिकेशन शुरू कर दिया। जिंगडू हवाई अड्डा। फन परिवार के 3 बुजुर्ग यू परिवार के यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके। डिवाइन कनेक्शन रल्म की शक्तियों के रूप में एक हाथ खो देना उनकी आधी शक्ति खोने के बराबर था। ग्रैंड एल्डर इतना दर्द कैसे सह सकता था? बड़े भाई, उस मोदी पवेलियन मास्टर के पास आखिर किस स्तर की शक्ति है? सेकंड एल्डर ने प्रतीक्षालय में पूछा। कम से कम डिवाइन कनेक्शन रल्म का 9वां स्तर, ग्रैंड एल्डर ने अनुमान लगाया। इस अनुमान का कारण यह था कि ग्रैंड एल्डर ने देखा था कि यूमो ने उसके प्रति कोई हत्या का इरादा नहीं दिखाया था। उसने सोचा कि यूमो को भी फंग परिवार के उन शक्तिशाली 9वें स्तर के डिवाइन कनेक्शन रेल्म योद्धाओं से डरना चाहिए जो अपनी साधना से बाहर निकल रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि यूमो ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसे डर था कि उसकी मृत्यु की आभा जांजिया पर्वत की जोंगलिंग और सुंदर प्राकृतिक सीनरी को दूषित कर देगी, इतनी कम उम्र में ही डिवाइन कनेक्शन रेल्म के 9वें स्तर पर। थर्ड एल्डर ने आश्चर्य से पूछा। मुझे डर है कि इस युवक के पीछे डिवाइन रेल्म का कोई वेनरेबल है। ग्रैंड एल्डर का चेहरा गंभीर हो गया। सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर तुरंत कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। डिवाइन रेल्म। हाक्सिया में डिवाइन रेल्म के कितने विशेषज्ञ हो सकते थे? उन्हें एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता था। अगर ड्रैगन सोल के हस्तक्षेप की वजह से ऐसा न हुआ होता तो मेरा फंग परिवार जबरन जांजिया पर्वत पर कब्जा कर सकता था। एक बार सुप्रीम एल्डर अपनी साधना से बाहर आ जाए तो केवल डिवाइन कनेक्शन रेल्म का 9वां स्तर हमें रोक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अगर डिवाइन रेल्म का कोई वेनरेबल सामने आ जाए तब भी वे मेरे फंग परिवार के साथ युद्ध करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मार्शल आर्ट्स पैक्ट के अस्तित्व को मत भूलो, ग्रैंड एल्डर ने नाराजगी से कहा। मार्शल आर्ट्स पैक्ट, हाक्सिया के युद्ध देवता नीटियनलॉन्ग द्वारा संकलित मार्शल आर्ट्स के कानून। वे नियम जो हाक्सिया के सभी मार्शल कलाकारों को बाध्य करते थे। अध्याय 53, यू परिवार की बेबसी। बड़े भाई, ऐसा कहने पर लैन के पास लिडू ब्यूटी स्किन के 47% शेयर रह गए हैं। हम अभी भी स्थानीय अधिकारियों से जांजिया माउंटेन के खनन अधिकारों के लिए आवेदन करने के योग्य नहीं हैं। आखिरकार लिडू ब्यूटी स्किन के खनन अधिकार अभी 1 साल बाद ही समाप्त होंगे। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, यह केवल 47% है। जहां तक बाकी 17% का सवाल है, मैंने पहले ही इसकी जांच कर ली है। ये फंघाई के शी परिवार के हाथों में है, या यूं कहें कि उस कीनली के हाथों में है। कीनली, कीन किंग की छोटी बहन। तीनों बूढ़ी चालाक लोमड़ियां हवाई अड्डे पर फंघाई शहर के शी परिवार के शेयरों पर कब्जा करने की अपनी योजना पर चर्चा करने लगीं। पलक झपकते ही दोपहर के 3 बज गए। लैन के वास्तव में अपनी मां से अलग नहीं होना चाहती थी। किसी कारण से उसकी मां लैन परिवार को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। कहा जाता है कि एक बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन लैन है अपनी ही बेटी को धोखा देने या यहाँ तक कि उसे मार डालने के लिए भी तैयार था। लैन परिवार के उस प्रतिष्ठित बुजुर्ग द्वारा ल्यू परिवार के लिए लाया गया आड़ू की लकड़ी का ताबूत अभी भी वहीं पड़ा था। ल्यू में ऐसे आदमी के साथ रहने पर अड़ी क्यों थी? लैन के वास्तव में ये समझ नहीं पाती थी, लेकिन वह ल्यूमे के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करने वाली थी। हालांकि यूमो कुछ बातें समझ गया था। यू परिवार के घर जाते समय लैन के लगातार सिसक रही थी। इस विदाई के बाद वह नहीं जानती थी कि वह अपनी मां को फिर कब देख पाएगी। हालांकि जिंगडू और फंघाई एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, लेकिन एक बार लैन के फंघाई में बस जाने के बाद उसके पास घर लौटने के ज़्यादा अवसर नहीं होंगे। यू परिवार की हवेली। यू बाशन अपने दोनों बेटों के साथ सिर झुकाए यू परिवार में वापस आया। केवल एक युवा के एक वाक्य से वहां से भगा दिया जाना यू बाशन के जीवन की सबसे बड़ी बेइज्जती के रूप में दर्ज हो गया था। पिताजी, फंग परिवार का क्या? अगर यू कॉर्पोरेशन हाल ही के संकट में न फंसी होती और पर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियां इकट्ठी करने में असमर्थ न होती तो हांगकांग के उन लोगों की परवाह कौन करता? वास्तव में यू बाशन ने लिडू ब्यूटी स्किन के शेयर केवल फंग परिवार से संबंध स्थापित करने के लिए बेचे थे। आखिरकार हांगकांग आइलैंड का प्राकृतिक वातावरण मुख्य भूमि चीन से बेहतर था और 100 वर्ष पुरानी औषधीय जड़ी बूटियां लगातार मुख्य भूमि के बाजार में पहुंच रही थीं। तो क्या हमें अभी भी अपना रुख स्पष्ट करने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं। क्या वे 2 निकम्मे, यू लुओ और यू टिंग, अभी तक वापस नहीं आए? यू बाशन ने पूछा। नहीं,
पिछली बार जब उन्होंने मुझे वू जियो माउंटेन से फ़ोन किया था, उसके बाद से कोई खबर नहीं मिली, यू जियानवा ने जवाब दिया। वू जियो माउंटेन पर लोगों को भेजकर जांच करो, कहीं वे किसी वेश्यालय में मर तो नहीं गए, युबाशन ने गुस्से में कहा, क्योंकि वह उन दोनों की जीवन शैली को अच्छी तरह जानता था। जी पिता, यू जियानवा ने यू जियांगुओ को सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह अपने पिता को और परेशान न करे और जल्दी से वहां से चला गया। जियांगुओ, युबाशन मुख्य सीट पर बैठा था और अपना सिर पकड़ रखा था, मानो उसके सिर में दर्द हो रहा हो। पिताजी, जियानवा में व्यापार करने की प्रतिभा नहीं है और तुम राजनीति से संन्यास लेने से इनकार करते हो। क्या तुम सच में देखना चाहते हो कि हमारा इतना बड़ा यू परिवार का व्यवसाय पूरी तरह से केवल एक मार्शल आर्ट परिवार में बदल जाए? युबाशन ने धीमी आवाज में कहा। उसका स्वर लगभग विनती करने जैसा था। पिताजी, चूंकि आपने किंग को स्वीकार कर लिया है, तो उसे अपनी क्षमता साबित करने का मौका क्यों नहीं देते? यू जियांगुओ ने कहा। ठीक है, तुम भी नीचे जाओ, मैं इस मामले पर और गंभीरता से विचार करूंगा, युबाशन ने कहा। यू जियांगुओ के जाने के बाद युबाशन ऐसा लग रहा था जैसे एक ही दिन में 10 साल बूढ़ा हो गया हो। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। परिवार से बाहर के लोगों के लिए यूं परिवार बेहद शानदार दिखाई देता था, क्योंकि वह एक साथ मार्शल आर्ट परिवार और व्यापारिक परिवार था। लेकिन केवल यू परिवार के सबसे करीबी सदस्यों को पता था कि ये सभी सम्मान 100 फ्लावर्स वैली से प्राप्त हुए थे। अब किसी कारण से 100 फ्लावर्स वैली ने खुद को अलग कर लिया था और उसके समर्थन के बिना यूं परिवार का व्यापार आगे बढ़ ही नहीं सकता था। उस समय किंग ने शून्य से शुरुआत की थी और ज़ांगजिया माउंटेन में संयोग से खोजे गए स्पिरिट स्प्रिंग का उपयोग करके हिबिस्कस फर्स्ट इमॉर्टल विकसित किया था। व्यापार के प्रति उसकी समझ निस्संदेह दूसरों से 10,000 गुना बेहतर थी। हालांकि युबाशन किसी अलग उपनाम वाले व्यक्ति को यू परिवार का व्यवसाय सौंपने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। परिवार के मुखिया। बाहर से कोई व्यक्ति अंदर आया। क्या हुआ? युबाशन ने अधीरता से पूछा। परिवार के मुखिया, अच्छी खबर है। फंघाई में वू जियो माउंटेन के खनन अधिकारों की नीलामी कल से हेवनली पवेलियन में शुरू होगी, अधीनस्थ ने सूचना दी। इसमें अच्छी खबर क्या है? युबाशन गरजा। परिवार के मुखिया, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। किसी ने वू जियो माउंटेन के पीछे की खाई में फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स का एक पूरा समूह खोज लिया है। परिवार के मुखिया, पूरा समूह, पूरा का पूरा? अधीनस्थ ने उत्साह से कहा। क्या, फॉलिंग गोस्ट फ्लावर, और वह भी पूरा एक क्षेत्र? युबाशन खड़ा हो गया और आंखें फैलाकर संदेशवाहक को देखने लगा। हाँ, परिवार के मुखिया। इस मामले को फंघाई में सू परिवार ने दबाकर रखा था। अब फंघाई के 2 प्रमुख परिवारों के मुखिया जमीन का दावा करने हेवनली पवेलियन जा चुके हैं, अधीनस्थ ने कहा। तो वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? गाड़ी तैयार करो, युबाशन फिर गरजा। परिवार के मुखिया, चिंता मत कीजिए, हेवनली पवेलियन ने अभी तक जमीन जारी नहीं की है। इसकी नीलामी कल रात 8 बजे के बाद होगी। हम कल ही जा सकते हैं, अधीनस्थ ने कहा। हा, स्वर्ग मेरे यू परिवार को नष्ट नहीं करेगा। फॉलिंग गोस्ट फ्लावर, अगर हम फॉलिंग गोस्ट फ्लावर की कल्टिवेशन टेक्निक में महारत हासिल कर लें, तो हमारा यू परिवार अगले 100 वर्षों तक फलता फूलता रहेगा। युबाशन के माथे पर छाई उदासी तुरंत गायब हो गई। उसी स्थान पर उसी गुप्त तकनीक का उपयोग करते हुए यूमो ने एक बार फिर अपनी मां को देखा। वह थोड़ी अधिक कमजोर दिखाई दे रही थी। ये स्वाभाविक था। लिडू ब्यूटी स्किन उसकी मां के पूरे जीवन की मेहनत थी। उसे इस तरह दूसरों को सौंप देने के बाद वह कैसे अच्छा महसूस कर सकती थी। डेस्क पर रखे सुंदर ब्रश को देखते हुए यूमो ने अपने हाथों से मुद्राएं बनाई और उसमें हार्ट प्योरीफाइंग फॉर्मेशन अंकित कर दी। अपनी मां के साथ बिताए दिनों को याद करते हुए वह हर दिन सुबह से शाम तक सुलेख का अभ्यास करती थी। उसकी सुलेख कला कभी कमजोर नहीं हुई थी। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद यूमो ने यूं परिवार को छोड़ दिया। अब दोनों छोटी बच्चियों को स्कूल से लेने का समय हो गया है। पूरे दिन किंडरगार्टन में रहने के बाद वे दोनों बहुत खुश होंगी। कार में यूमो लैन केके से बातें कर रहा था। मुझे याद है कि जब मैं पहली बार किंडरगार्टन गई थी तो मैं ऐसे रोई थी जैसे दुनिया खत्म हो रही हो, लैन केके ने हंसते हुए कहा। सब मेरी गलती है कि मैं शीशी और शिन को वह प्यार नहीं दे पाई जिसकी वे हकदार थीं। खुद को दोष मत दो, परिस्थितियों ने तुम्हें मजबूर किया था। वैसे भी गलती मेरी है, मुझे उनके अस्तित्व का पता लगाने में इतने साल लग गए, यूमो ने कहा। अगर समय के उलट जाने की घटना न हुई होती तो यूमो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उन दोनों छोटी बच्चियों ने उन दिनों को कैसे बिताया होगा। 1 घंटे बाद यूमो और लैन केके वापस फंघाई पहुंच गए। किंडरगार्टन की छुट्टी होने में लगभग 10 मिनट बाकी थे, इसलिए उन्हें कोई जल्दी नहीं थी और वे कार में इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद छुट्टी की घंटी बज उठी। अपनी शिक्षिका के मार्गदर्शन में बच्चे उत्साह से एक कतार में खड़े होकर बाहर आए और एक एक करके बाहर इंतजार कर रहे अपने माता पिता को सौंपे जाने लगे। पापा, मम्मी, यूमो और लैन केके को अपनी ओर आते देखकर शीशी और शिन तेजी से दौड़ी और उनकी बाहों में जा गिरीं।
टीचर को अलविदा कहो, यूमो ने कहा। बाय बाय टीचर। दोनों बच्चियों ने एक साथ पीछे मुड़कर अपनी शिक्षिका की ओर हाथ हिलाया। अलविदा टीचर यू ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया। आज स्कूल में क्या सीखा? कार में बैठने के बाद यूमो ने पूछा। शीशी और शिनशिन तुरंत खुल गईं और आज स्कूल में हुई हर घटना के बारे में बिना रुके बातें करने लगीं। अध्याय 54 गुरु और शिष्य का पुनर्मिलन। शीशी शिनशिन, आज तुम दोनों क्या खाना चाहती हो? लैन केके ने पूछा। माँ, मैं मैकडॉनल्ड्स में खाना चाहती हूँ। माँ, छोटे गॉडेटो ने कहा था कि मैकडॉनल्ड्स बहुत स्वादिष्ट होता है। लैन केके ने यूमो की ओर देखा। आगे एक मैकडॉनल्ड्स है, वहीं चलते हैं। यूमो को अधिक कैलोरी वाले भोजन विशेष पसंद नहीं थे और वह आमतौर पर बच्चियों को भी ऐसा खाना खाने की सलाह नहीं देता था, लेकिन जब दोनों ही वहां जाना चाहती थीं, तो एक बार वहां खाना असंभव भी नहीं था। 4 लोगों का परिवार रेस्तरां में दाखिल हुआ। रेस्तरां काफी बड़ा था। चूंकि इस समय रात के खाने का समय था, इसलिए माहौल असाधारण रूप से चहल पहल वाला था। यह मैकडॉनल्ड्स केवल तला हुआ चिकन ही नहीं बेचता था, बल्कि कम कीमतों पर कई तरह के रैप्स और नूडल्स भी बेचता था, जिससे ये स्थानीय कर्मचारियों के लिए एक पसंदीदा जगह बन गया था। यूमो ने चारों ओर देखा। एक रैप की कीमत केवल 10 युआन थी, जबकि एक कटोरा बीफ रामन 15 युआन का था। फंघाई जैसे प्रथम श्रेणी के शहर में इस रेस्तरां की कीमतें काफ़ी उचित थीं। पापा, मुझे ये खाना है। शिनशिन ने तस्वीर में दिखाई दे रहे एक बड़े चिकन विंग की ओर इशारा करते हुए कहा। यूमो ने कुशलता से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, कोड स्कैन किया और ऑर्डर कर दिया। संयोग से 6 लोगों के बैठने लायक एक मेज अभी अभी खाली हुई थी, क्योंकि खाना खत्म कर चुका एक समूह वहां से चला गया था। शीशी शिनशिन, पहले जाकर सीट पकड़ लो। लैन केके ने खाली मेज की ओर इशारा किया। दोनों छोटी बच्चियां हाथ में हाथ डाले तेजी से वहां दौड़ गईं। यूमो और लैन केके काउंटर पर अपने खाने का इंतजार करने लगे। फास्ट फूड रेस्तरां आमतौर पर खाना बहुत जल्दी परोसते हैं। दोनों बच्चियों के बैठने के कुछ ही देर बाद चांदी जैसे बालों वाली एक मजबूत कदकाठी की बुजुर्ग महिला हाथ में रामन का कटोरा लिए वहां आई। वह चारों ओर देखकर किसी उपयुक्त सीट की तलाश कर रही थी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिल रही थी। दादी, यहाँ एक सीट खाली है, आप यहाँ आकर बैठ जाए। शिनशिन ने ये देखा तो तुरंत दादी के पास दौड़ी, उनके कपड़े खींचते हुए कहा। ओह धन्यवाद, कितनी संस्कारी बच्चियां हैं। बुजुर्ग दादी ने जुड़वां बच्चियों को देखकर प्यार से उनकी प्रशंसा की और उनके पास बैठ गईं। पापा कहते हैं कि हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और छोटों से प्यार करना चाहिए, और बुजुर्गों का सम्मान करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा और मेरी बहन का आपको अपनी सीट देना बिल्कुल सही है, शिनशिन ने बुजुर्ग दादी की प्रशंसा के जवाब में कहा। ये सभी बातें यूमो ने उन दिनों दोनों बच्चियों को सिखाई थीं, जब वह उन्हें बस और मेट्रो में लेकर जाता था। हे, तुम्हारे पिता निश्चित रूप से बहुत दयालु व्यक्ति होंगे, तभी उन्होंने तुम दोनों को इतना अच्छा बनाया है। बुजुर्ग दादी अपने मन में ये सोचकर भावुक हुए बिना नहीं रह सकी कि इन दोनों बच्चियों की परवरिश कितनी अच्छी हुई थी। उसी समय यूमो और लैन के प्रत्येक हाथ में खाने की एक प्लेट लेकर मेज के पास आए। मेंटर आयांग, टीचर, एक साथ 2 आवाजें सुनाई दी, यूमो और लैन के की। क्या तुम? यूमो, लैन के दोनों बच्चियों के पास बैठी बुजुर्ग दादी खड़ी हो गईं और अविश्वास से अपने दोनों शिष्यों को देखने लगीं। टीचर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लैन के आगे बढ़ी और आयांग की आन को कसकर गले लगा लिया। पता चला कि यह बुजुर्ग महिला कोई और नहीं, बल्कि यूमो की थीसिस सुपरवाइजर और लैन के की मेंटर, क्योटो यूनिवर्सिटी के लिटरेचर डिपार्टमेंट की प्रोफेसर आयांग कियान थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें फंघाई में देखूंगी। आयांग कियान की आंखों में आंसू थे और वह खुशी से भर उठी थीं। यूमो आयांग कियान के सबसे बड़े शिष्य थे और यूमो तथा लैन के दोनों का क्योटो यूनिवर्सिटी में आयांग कियान के साथ बहुत अच्छा संबंध था। आखिरकार आयांग कियान उन बच्चों को बहुत पसंद करती थी जिन्हें चाइनीज लिटरेचर से प्रेम था। क्या ये दोनों तुम्हारी छोटी बच्चियां हैं? मेंटर, ये के और मेरी बेटियां हैं। बड़ी बहन यूशी है और छोटी बहन यूशिन। शीशी शिनशिन, इन्हें दादी नानी कहो। ओह, कैसी दादी नानी? ये संबोधन कितना अजीब है। मुझे बस ग्रैंडमा आयांग कहो, आयांग कियान ने कहा। वह बैठ गईं और प्यार से दोनों बच्चियों के छोटे छोटे हाथ सहलाने लगीं। ग्रैंडमा आयांग। दोनों बच्चियों ने आज्ञाकारी ढंग से उन्हें पुकारा, जिससे आयांग कियान के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान खिल उठी। अच्छा, बहुत अच्छा। टीचर, आप फंघाई में कब से हैं? लैन के ने पूछा। मुझे यहाँ आए केवल 2 साल हुए हैं। मेरा पोता सेना में भर्ती हो गया और इस बूढ़ी औरत की देखभाल करने के लिए उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने मेरे लिए शिंगे गार्डन में एक विला खरीद दिया और यहाँ तक कि एक नौकरानी भी रख दी। उसे सच में लगा कि उसकी दादी अब चल भी नहीं सकती। जैसे ही वह चला गया, मैंने नौकरानी को नौकरी से निकाल दिया, आयांग कियान ने कहा। यूमो ने आयांग कियान द्वारा हाथ से बनाए गए सैनिटेशन वर्कर के कपड़ों को देखा और विचारों में डूब गया। वह अपनी मेंटर के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था।
उन्हें बूढ़ा कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था और वह अपनी प्रतिष्ठा की बहुत परवाह करती थी। मेंटर, तो फिर आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं अभी सैनिटेशन वर्कर की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गई थी। मैं ऐसा काम ढूंढना चाहती हूँ जिससे समाज में योगदान दे सकूँ, समझे? मैं खाली नहीं बैठ सकती, लेकिन मैं बूढ़ी हूँ और अब भर्ती की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती। टीचर, क्या आप भी शिंदे गार्डन में रहती हैं? लैन केके ने पूछा। हाँ, मेरे पोते ने मेरे लिए इतनी बड़ी विला खरीद दी है, मैं उसमें अकेली कैसे रह सकती हूँ? आयांग कियान ने कहा। तुम भी? मेंटर, हम शिंदे गार्डन के सेक्टर 6 में रहते हैं। मैं सेक्टर 8 में रहती हूँ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सभी ने एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतने लंबे समय से वहां रह रहे थे और फिर भी उन्हें पता नहीं चला कि वे प्रोफेसर आयांग के पड़ोसी थे। टीचर, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैंने एक बुक स्टॉल खोली है। क्या आप मेरी दुकान संभालने में मेरी मदद करने के बारे में सोचेंगी? जब आपके पास खाली समय हो तो आप वहां पढ़ सकती हैं या कुछ और कर सकती हैं। क्या ये क्लीनिंग वर्कर बनने से बेहतर नहीं होगा? यूमो ने थोड़ी झिझक के साथ सुझाव दिया। बुक स्टॉल, आयांग कियान मुस्कुराई। मुझे तुम पर विश्वास था, बच्चे। मैं ये काम स्वीकार करती हूँ। बहुत बढ़िया। खाना खाने के बाद मैं आपको अपनी दुकान पर ले चलूँगा। आप उसे देखकर तय कर लेना कि आपको वहाँ का माहौल पसंद है या नहीं, यूमो ने कहा। ठीक है। हंसी और खुशी के बीच खाना जल्दी ही खत्म हो गया। हालांकि दोनों बच्चियों की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं थी। वे बहुत उत्साहित होकर आई थीं, लेकिन हल्की निराशा के साथ वापस जा रही थीं। स्वादिष्ट नहीं है। पापा के बनाए खाने जितना अच्छा नहीं है। 4 लोग अंदर गए थे और 5 लोग बाहर निकले। सौभाग्य से यूमो की कार काफ़ी बड़ी थी, इसलिए आयांग कियान पीछे दोनों छोटी बच्चियों के साथ बैठ गईं और उनसे बातें करते हुए हंसती रहीं। एलिगेंट स्टूडियो। जब सभी कार से उतरकर एलिगेंट स्टूडियो में दाखिल हुए, आयांग कियान और यूमो दोनों रुक गए। आयांग कियान स्तब्ध रह गईं क्योंकि अंदर कदम रखते ही उन्हें एलिगेंट स्टूडियो के हर कोने में विद्वतापूर्ण वातावरण महसूस हुआ। चाहे वह साइन बोर्ड पर लिखी कैलीग्राफी हो, अंदर की सजावट हो या फर्नीचर, हर चीज़ विद्वानों के लिए किसी स्वर्ग जैसी थी। वहीं यूमो इसलिए स्तब्ध था क्योंकि पर्पल गोल्ड कार्ड रिचार्ज एरिया में 2 मार्शल आर्टिस्ट आमने सामने पैर मोड़कर बैठे थे। दोनों के चेहरे लाल हो चुके थे और वे सांस रोककर ऐसे बैठे थे जैसे किसी मुकाबले में हों। ओह बॉस, आखिरकार आप वापस आ गए। मैं पूरे दिन आपकी प्रतीक्षा करते हुए दुकान की रखवाली कर रहा था। आही, जो दोपहर में कंपनी वापस चली गई थी, अपनी डेस्क पर बैठकर धीरे धीरे अधिक उबने लगी थी। इसलिए उसने अपनी जगह किसी सहकर्मी को संभालने के लिए कहा और चुपके से वापस एलिगेंट स्टूडियो आ गई। इन दोनों को क्या हुआ? यूमो ने लाल चेहरे और मोटी गर्दन वाले दोनों मार्शल आर्टिस्ट्स की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ज़्यादा देर तक टिक सकता है, आही ने बेबसी से कहा। यूमो ने सिर हिला दिया। घनी स्पिरिचुअल एनर्जी से निपटना निश्चित रूप से कल्टिवेशन को बेहतर बनाने में मदद करता था, लेकिन इस तरह की प्रगति बेहद पीड़ादायक होती थी। चूंकि इसमें कोई नुकसान नहीं था, इसलिए यूमो ने उन्हें चेतावनी देने का इरादा नहीं किया। आयांग कियान को आई ही जैसी ही एक पर्पल गोल्ड कार्ड देने के बाद दोनों बच्चियां ग्रैंडमा आयांग को लेकर दुकान में घूमने और बातें करने लगीं। अध्याय 55। चारों ओर से आने वाले मेहमानों का स्वागत, इंसानियत का एक पक्ष। सू परिवार। सू यान के घायल होने के बाद सू लॉन्ग ने सू परिवार के समर्पित विशेषज्ञ को लान परिवार के पास स्पष्टीकरण मांगने के लिए भेजा, और वह लान परिवार को कष्ट देने के लिए दृढ़ था, कम से कम उनसे कुछ आध्यात्मिक औषधियों की भरपाई करवाने के लिए। अप्रत्याशित रूप से सू परिवार द्वारा भेजे गए व्यक्ति को लान हाई ने भी, जो लान परिवार से ही था, बुरी तरह फटकार दिया। लान परिवार के उस समर्पित विशेषज्ञ का पता तक नहीं लगाया जा सका जिसने सू यान को घायल किया था। ऐसे में तुम हमारे लान परिवार से स्पष्टीकरण मांगने कैसे आ गए? मैंने तो ये संदेह न करके कि इस सब के पीछे तुम लोग हो, पहले ही सू परिवार को पर्याप्त सम्मान दे दिया है। हालांकि वह बहुत नाराज था, सू परिवार का समर्पित मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ खाली हाथ लौट आया। लान परिवार अपेक्षाकृत कमजोर था, लेकिन लान हाई वास्तव में एक उन्नत स्तर का विशेषज्ञ था। इसके अलावा उसकी साधना तकनीक पुरुषों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि वह दिव्य संबंध राज्य तक पहुँच चुके किसी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ से भी भिड़ सकता था। रात हो गई। सू लॉन्ग सू परिवार के गुप्त कक्ष के बाहर अपने साधना प्रगति के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुका था। छाया में छिपे लोगों के एक समूह ने दीवार में गुप्त रूप से बम लगा दिए। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सू लिन ने किसी भी तरह के साधनों का सहारा लिया। दूर से हाथ में दूरबीन लिए सू लिन वेंटिलेशन ग्रिल के माध्यम से साधना में लीन सू लॉन्ग को देख रहा था। जब सू लॉन्ग पसीने से पूरी तरह भीग गया, अभी कार्रवाई करो, वायरलेस ईयरपीस के माध्यम से दिया गया आदेश सभी छाया में छिपे लोगों के कानों तक पहुंच गया। धड़ाम, एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे सू परिवार के सभी सदस्य चौंककर बाहर देखने लगे। आकाश में मशरूम के आकार का एक विशाल धुएं का बादल उठकर गायब हो गया।
सूलोन विस्फोट के केंद्र में एक घुटने के बल बैठा था। उसके होंठों के कोने पर खून की एक लकीर थी और उसके कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। वह आंखें फैलाकर अपनी ओर आते हुए सू लिन को देख रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरे खिलाफ कुछ करोगे। छोटे भाई, बड़ा भाई अब अपना गुस्सा और नहीं रोक सकता, सू लिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? सू लॉन ने दांत भींचते हुए पूछा। इन पिछले वर्षों में मैंने ऐसा क्या किया है जिससे बड़ा भाई मुझसे नाराज हो गया? क्यों? छोटे भाई, पिता का कम उम्र में निधन हो गया और परिवार के मुखिया का पद सीधे तुम्हें मिल गया, जबकि तुम 18 वर्ष के भी नहीं थे। मुझे बताओ, क्यों? सू लिन का भाव बदल गया। सिर्फ इसी वजह से, बड़े भाई, मैंने उस समय ही कह दिया था कि जब तक वह स्वयं नहीं चाहेगा, मैं सू परिवार के मुखिया का पद जबरदस्ती नहीं लूंगा। सू लॉन ने कहा। प्राचीन काल से ही वैध और अवैध संतानों में अंतर रहा है। सू परिवार केवल अपने दूसरे युवा स्वामी सू लॉन को मान्यता देता है। मैंने, सबसे बड़े युवा स्वामी ने कब कोई महत्व पाया? मैं कौन हूँ? मैं तो एक नौकर हूँ, सू परिवार में एक कुत्ते से भी बदतर। पिता को केवल तुम्हारी परवाह थी, सब कुछ तुम्हारा था। सू परिवार से विरासत में मिली साधना तकनीक तुम्हारी थी, परिवार के मुखिया का पद तुम्हारा था, तुम क्या खाते थे, क्या इस्तेमाल करते थे और क्या पहनते थे, सब कुछ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता था। यहाँ तक कि रुआयान भी तुम्हारी थी। सू लिन की आंखें खून से लाल हो गईं। दशकों से दबा हुआ गुस्सा एक ही पल में फूट पड़ा। रुआयान, सू लॉन ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। हाँ, तुम्हारी मृत्यु से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता सकता हूँ जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। सू यंग मेरी बेटी है। सू लॉन ने हल्के से सिर हिला दिया। तुम्हें पता था? सू लिन ने अविश्वास से पूछा। ये कैसे संभव था कि सू लॉन को पता न हो कि सू यंग उसकी बेटी है? क्योंकि सू लॉन्ग और लियू रुआयान। सू लॉन्ग हल्के से हंसा। सू लॉन्ग के फांगहाई के लियू परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन के बाद दोनों वास्तव में कभी पति पत्नी नहीं बने थे। लियू रुआयान बचपन से ही शिष्टाचार और तर्क में बहुत निपुण थी और फांगहाई शहर के लियू परिवार की एक प्रसिद्ध युवती थी। सू लिन की तरह ही बचपन से ही दोनों साहित्य और पुस्तकों से प्रेम करते थे और 4 पुस्तकों तथा 5 शास्त्रों का आनंद लेते थे। वे साथ में नाव पर घूमते और कविताएं लिखते थे। वे बचपन के प्रेमी थे, मासूम और एक दूसरे से अविभाज्य। जब सू परिवार के वर्तमान मुखिया ने लियू परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन की घोषणा की ताकि दोनों परिवारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित हो सके, तब सू लिन लंबे समय तक बहुत खुश रहा। उस समय सू लॉन केवल 16 वर्ष का था और अभी विवाह योग्य उम्र का नहीं हुआ था। हालांकि उस समय सू परिवार के मुखिया को पहले से ही आभास था कि उसके दिन गिने चुने हैं, और चूंकि सू लिन अवैध संतान था, इसलिए उसने जोर देकर कहा कि सू लॉन का विवाह लियू रुआयान से किया जाए, जो तब 20 वर्ष से कुछ अधिक की थी। 2 वर्ष बीत गए। विवाह भोज के बाद से लियू रुआयान कई बार गर्भवती हुई। सभी बच्चे सू लिन के थे। अफसोस की बात थी कि बड़ी बेटी सू यी की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। सू लॉन को लगता था कि वह अपने बड़े भाई का ऋणी है, इसलिए उसने सू यंग को अपनी बेटी की तरह माना और लियू रुआयान तथा सू लिन के संबंध की कभी परवाह नहीं की। आखिरकार सू लॉन की महत्वाकांक्षाएं सू लिन के प्रेम संबंधों के उलझावों के सामने कहीं अधिक बड़ी थीं। अतीत के दृश्य सू लॉन के मन में किसी घूमती हुई लालटेन की तरह चमकने लगे। मुझे माफ कर दो, सू लॉन ने फुसफुसाते हुए कहा। छोटे भाई, मुझे बचपन से क्या मिला है? मेरे पास क्या था? गुस्से में सू लिन ने सू लॉन पर हथेली से वार कर दिया। सू लॉन पीछे की ओर उड़ गया और खून उगल दिया। उसने हथेली के इस वार को सह लिया। जिस दिन मुझे पता चला कि रुआयान ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना टूट गया था? मैं तो उसके अंतिम संस्कार में उसे विदा करने भी नहीं जा सका। धड़ाम, एक और हथेली का वार हुआ। इस बार सू लॉन्ग ने उसे रोक दिया। पहले वार की बात करें तो सू लॉन्ग अपने जन्म के कारण अपने बड़े भाई के प्रति अपराधबोध महसूस करता था, लेकिन दूसरी हथेली के वार को सू लॉन्ग दोबारा सहने वाला नहीं था। बड़े भाई, अगर मैं तुमसे कहूं कि रुआयान मरी नहीं है, तो क्या तुम रुक जाओगे? सू लॉन्ग ने कहा। क्या कहा? सू लिन चौंक गया। रुआयान मरी नहीं है, फिर से कहो। रुआयान मरी नहीं है। धड़ाम धड़ाम, सू लिन 5 कदम पीछे हट गया और दीवार का सहारा ले लिया। उसका शरीर लड़खड़ा रहा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एलिगेंट स्टूडियो। चूंकि दोनों बच्चियां अभी पूरी तरह से अक्षरों को पहचान नहीं सकती थीं, इसलिए यूमो ने फैसला किया कि पहले वे औषधिशास्त्र का अध्ययन करें और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानना सीखें। 5 तत्वों के शरीरों में अग्नि और बर्फ के गुण वाले शरीर अल्केमिस्ट बनने के लिए अच्छे उम्मीदवार होते हैं। जिला 2 में बहुत सी दुर्लभ पुस्तकें थीं, इसलिए वे सबसे सरल औषधीय जड़ी बूटियों से शुरुआत करेंगी। इस बीच लैनके और आओयांग ने साथ मिलकर बागुआ हथेली का अध्ययन किया। विश्वविद्यालय के दिनों में ही दोनों जानते थे कि आओयांग ब्लू माउंटेन की बागुआ हथेली तकनीक की एकमात्र उत्तराधिकारी थीं।
उनकी हथेली की तकनीकें अद्भुत थीं, लेकिन एक सामान्य मनुष्य होने के कारण वह कभी इसकी वास्तविक गहराई को समझ नहीं पाई थीं। यूमो द्वारा वुजी रेल्म में संकलित बागुआ हथेली की मार्शल आर्ट आओयांग द्वारा अभ्यास की जाने वाली हथेली तकनीकों से भी अधिक उत्कृष्ट थी। तुरंत ही आओयांग ने उत्साहपूर्वक लैन के को समझाना शुरू कर दिया। उसकी मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह अपनी सारी मार्शल आर्ट लैन के को सौंप देना चाहती हो। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत, हा 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 हा। आओयांग ऐसे थी जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। वह पुस्तक को बड़े स्नेह से अपने हाथों में थामे हुए थी। उसी समय आओयांग ये भी जानती थी कि इस जिले की मार्शल आर्ट की लगभग सभी पुस्तकें अद्वितीय प्रतियां थीं। वह भरे बिना नहीं रह सकी। निस्संदेह उसे एक अच्छी शिष्या मिली थी जो चीनी परंपरा को आगे बढ़ा रही थी और प्राचीन संतों द्वारा खोए हुए ज्ञान को आगे पहुंचा रही थी। रात के 10 बजे, यही वह समय था जब फांगहाई शहर का रात्रि जीवन शुरू होता था। इस समय एलिगेंट स्टूडियो में केवल कुछ ही लोग बचे थे। फांगहाई शहर के रात में घूमने वाले लोग शायद कहीं मनोरंजन करने चले गए थे। आखिरकार नीरस अध्ययन और साधना की तुलना में आम लोग रात में शराब पीना और नाचना अधिक पसंद करते थे। यूमो भी बच्चों को घर ले जाने की योजना बना रहा था। पेक्वनो मो, क्या तुम्हें दरवाज़ा बंद करके ताला नहीं लगाना है? एलिगेंट स्टूडियो से बाहर निकलते समय आओयांग ने संदेह से पूछा। मेंटर, एलिगेंट स्टूडियो चारों दिशाओं से आने वाले मेहमानों का स्वागत करता है और उनमें से हर एक इंसानियत वाला है। तो मैं दरवाज़ा कैसे बंद कर सकता हूँ? यूमो ने समझाया। इसलिए कोई षड्यंत्र नहीं होता, न चोर आते हैं और न विद्रोही, इसलिए बाहरी दरवाजे बंद नहीं किए जाते। आओयांग बुदबुदाए। मेंटर, महान सद्भाव का युग हमारे चीन की शिष्टता है। पापा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? शीशी आओयांग और यूमो की बातचीत बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी। शीशी, कल तुम्हारे किंडरगार्टन में छुट्टी है न? यूमो ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। सिर्फ एक दिन के बाद किंडरगार्टन क्यों बंद हो रहा है? लैन के ने संदेह से पूछा। क्योंकि मुझे याद है कि आज शुक्रवार है। अध्याय 56, क्या वृद्धाश्रम को भी उड़ा दिया गया? वह कहाँ है? सुपरिवार के आवास में सुलिन की आंखें पहले ही खून से लाल हो चुकी थीं। बड़े भाई, मैंने अभी तुमसे माफ़ी मांगी थी, है ना? सुलोंग खड़ा हुआ, उसके शरीर पर किसी भी चोट का कोई निशान नहीं था। धड़ाम, गुप्त कक्ष की चारों ओर बची हुई दीवारें पूरी तरह ढहा दी गईं। सुयान ने सुपरिवार के छिपे हुए रक्षकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए सुलिन और उसके लोगों को पूरी तरह घेर लिया। तुम सब, सुलिन ने अविश्वास से चारों ओर देखा। यूमो की वजह से आज दोपहर मैं डिवाइन कनेक्शन रेल में प्रवेश कर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़े भाई, तुम मेरे खिलाफ कदम उठाने की कोशिश करोगे, सुलोंग ने दुखी होकर कहा। यूमो के घर से निकलने के बाद सुयान ने धीमी आवाज में सुलोंग को बताया था कि यूमो ने क्या कहा था। सुलोंग को विश्वास नहीं था कि उसका बड़ा भाई उसके खिलाफ कदम उठाएगा, लेकिन सावधानी बरतना बेहतर था। मुझे बताओ, वह कहाँ है? सुलिन को आज की योजना की विफलता की बिल्कुल परवाह नहीं थी, उसे केवल उस महिला की चिंता थी। मुझे भी नहीं पता, शायद वह हांगकांग द्वीप में हो, सुलोंग ने सिर हिलाते हुए कहा। सुलिन को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। अगर रुयन अभी भी जीवित थी तो वह उसे ढूंढने जरूर आती। लियू परिवार मजबूरी की परिस्थितियों के कारण हांगकांग द्वीप चला गया था। उस समय लियू रुयन ने कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रही और सुलोंग ने उसे बचा लिया था। लियू रुयन ने सुलोंग से उसे जाने देने की विनती की। सुलोंग सहमत हो गया। उसी समय उसने लियू रुयन का रूप देने के लिए एक नकली शव ढूंढ लिया। उस समय सुलिन बाहरी यूरोपीय लोगों के आक्रमण का विरोध करने में सुपरिवार की सहायता करने के लिए वहां से दूर था। सुलोंग को पता नहीं था कि कब से उसके मन में लियू रुयन के लिए भावनाएं पैदा हो गई थीं, इसलिए उसने उससे झूठ बोला और कहा कि सुलिन युद्धभूमि में मारा गया था, ताकि उसकी प्रतिक्रिया देख सके। उस समय सुलोंग पहले ही वयस्क हो चुका था, उसकी उम्र 25 वर्ष थी और वह जीवन शक्ति से भरपूर था। दुर्भाग्य से बदले में उसे लियू रुयन की कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश मिली। सुलोंग ने कभी नहीं सोचा था कि लियू रुयन सुलिन से इतनी गहराई से प्रेम करती थी। एक तरफा प्रेम के दर्द से पीड़ित सुलोंग ने गुस्से में लियू रुयन से कहा कि वह सुपरिवार को छोड़ दे और फिर कभी वापस न आए। आखिरकार सुलोंग सुपरिवार का मुखिया था, वह लंबे समय तक अपनी पत्नी की बेवफाई का बोझ कैसे सह सकता था। इसके अलावा एक पुरुष के रूप में उसका अपना गौरव भी था। लेकिन सुलोंग सुपरिवार का मुखिया था, इसलिए उसे परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में भी सोचना पड़ता था। माफ करना बड़े भाई, सुपरिवार की खातिर मैं तुम्हें केवल चोट पहुंचा सकता हूं। सुलोंग ने हाथ हिलाया। सुपरिवार के आवास को घेरने वाले लोगों ने पीले पड़े चेहरे वाले सुलिन को पकड़ लिया और वहां से ले गए। वे उसे कहां ले गए शायद केवल सुलोंग ही जानता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगले दिन सुबह सुबह यूमो आंगन में दोनों छोटी बच्चियों के साथ सुबह की कसरत कर रहा था। एक साधक के लिए ची सबसे पहले और शरीर उसके बाद आता है।
यदि शरीर मजबूत नहीं होगा तो वह 9 हेवंस के स्वर्गीय बिजली के प्रहार को कैसे सह सकेगा। छोटी और आलसी सूर्या लैन के अभी तक उठी नहीं थी, वह अब भी रजाई के अंदर सिकुड़ी हुई चैन से खर्राटे ले रही थी। दिन भर का सारा काम सुबह की अच्छी शुरुआत पर निर्भर करता है। तुम दोनों सबसे मेहनती परिवार हो जिन्हें मैंने कभी देखा है। यूं मो को विला के आंगन का दरवाजा बंद करने की आदत नहीं थी और सुबह सुबह आव्यांग कियान उससे मिलने आ गई। सुप्रभात दादी आव्यांग, दोनों छोटी बच्चियों ने उत्साह से उनका अभिवादन किया। टीचर, आपने नाश्ता कर लिया? रसोई में अभी थोड़ी सी समुद्री भोजन की सूप बची हुई है, यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा। खा लिया, खा लिया। मैं एलिगेंट स्टूडियो जाने वाली थी लेकिन इधर से गुजर रही थी। लड़कियों के हाथों की तकनीक देखकर मैं अंदर आए बिना नहीं रह सकी, आव्यांग कियान ने कहा। टीचर, आप जब चाहें एलिगेंट स्टूडियो आ सकती हैं, इतनी औपचारिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूमो ने कहा। हम 10,000 विद्यालयों की मार्शल आर्ट सीखने का ऐसा अवसर मिले और मैं समय बर्बाद करूं, ये कैसे हो सकता है। हालांकि आव्यांग कियान ने यह कहा, यूमो ने फिर भी विला के प्रवेश द्वार पर रखी झाड़ू और कूड़ेदान देख लिए जिन्हें टीचर आव्यांग वहां छोड़ गई थी। रिंग रिंग रिंग। ऊपर की मंजिल पर लैन के गहरी नींद में सो रही थी, तभी फोन की परेशान करने वाली घंटी से उसकी नींद खुल गई। हेलो, उसने उनींदी आवाज में फोन उठाया। डायरेक्टर लैन, क्या मैंने आपकी नींद में खलल डाल दिया? लैन के स्वर को सही न पाकर कीनली का दिल धक से रह गया। कोई बात नहीं, मैं अभी अभी उठी हूँ। क्या हुआ प्रेसिडेंट कीन? लैन के ने पूछा। डायरेक्टर लैन, आपने जो औषधीय तरल मुझे दिया था वह मार्केट सुपरविजन ब्यूरो की जांच में पास हो गया है। इसका प्रभाव वास्तव में अद्भुत है और इसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं है, कीनली ने उत्साह से कहा। तो फिर हम उत्पाद की पैकेजिंग शुरू करके इसे बाजार में उतार सकते हैं, लैन के ने कहा। ठीक है, मैं तुरंत काम शुरू करता हूँ। हाँ, वैसे डायरेक्टर लैन, क्या इस दवा की केवल एक ही बोतल है? हालांकि बाजार परीक्षण से पता चलता है कि केवल एक बूंद से वांछित प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अगर केवल एक बोतल ही है तो मुझे डर है कि आपूर्ति मांग को पूरा नहीं कर पाएगी, कीनली ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। लैन के तुरंत उठकर बैठ गई और उससे यूमो की कही हुई बात याद आ गई। प्रेसिडेंट कीन, आप भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं, इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी अच्छे उत्पाद के लिए अनुसंधान और विकास की लागत के साथ साथ उत्पादन लागत भी बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए, इस रेजुविनेशन वाटर की एक बोतल की लागत कम से कम 10 मिलियन या उससे अधिक है, लैन के ने चिंता का नाटक करते हुए कहा। हाँ, 10 मिलियन की लागत वास्तव में कम नहीं है। हालांकि कीनली को तुरंत याद आया कि केवल एक रात के बाद उसकी आंखों के कोनों की झुर्रियां पूरी तरह गायब हो गई थीं, फिर ऐसी लागत की क्या परवाह थी। तो डायरेक्टर लैन, हमें इस उत्पाद को कैसे लॉन्च करना चाहिए? कीनली ने पूछा। पहले इस एक बोतल को 1000 हिस्सों में बांटकर प्री सेल करें, इसे विज्ञापन का एक तरीका समझें, लैन के ने कहा। बहुत अच्छा, डायरेक्टर लैन। फोन रखने के बाद कीनली तुरंत काम पर चला गया। हिबिस्कस फर्स्ट इमॉर्टल को लॉन्च करने के अनुभव के कारण रेजुविनेशन वाटर के इन 1000 हिस्सों की पैकेजिंग और प्रचार लगभग आसान था। जहां तक शुरुआत में केवल 1000 हिस्से बेचने की बात थी, ये यूमो का विचार था। ऐसा करने के पीछे उसका अपना उद्देश्य था। सुबह के 8 बजे नाश्ता करने के बाद पूरा परिवार एलिगेंट स्टूडियो की ओर चल पड़ा। वास्तव में एलिगेंट स्टूडियो शिंघे गार्डन से केवल 20 मिनट की पैदल दूरी पर था, लेकिन 2 छोटी बच्चियों के साथ कार से जाना अधिक सुविधाजनक था। हालांकि अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही यूमो ने देखा कि पूरे फंघाई शहर में ड्रैगन सोल के कंधे के निशान लगाए हुए सी ईगल स्क्वाड के सदस्य पहरा दे रहे थे। यूमो ने अपनी डिवाइन सेंस फैलाई और तुरंत एक परिचित ऑरा को महसूस किया, इसलिए उसने गाड़ी मोड़कर उस ऑरा के स्रोत की ओर जाना शुरू कर दिया। वहां पहुंचने के बाद उन चारों के सामने एक बार फिर परिचित दृश्य दिखाई दिया। ये बिल्कुल सनफ्लावर ऑर्फनेज जैसी ही स्थिति थी। ये सनफ्लावर नर्सिंग होम भी राज्य द्वारा वित्तपोषित था और उसका अंत मलबे के ढेर में हुआ था। पूरे इलाके को चेतावनी वाली पट्टी से घेर दिया गया था और यूमो के 4 लोगों का समूह कार से बाहर निकल आया। पापा देखो, ये वही लोग हैं जिन्होंने दादी ल्यू को चोट पहुंचाई थी, बच्ची ने सुरक्षा घेरे के भीतर सी ईगल स्क्वाड द्वारा पकड़े गए कई यूरोपीय भाड़े के सैनिकों की ओर इशारा करते हुए कहा। दोनों लड़कियां यूरोपीय लोगों के चेहरे की विशेषताओं को नहीं पहचानती थीं, लेकिन उनके पहने हुए कपड़ों को पहचानती थीं। यूमो के सिर के ऊपर मानो रूपकात्मक कौवे जोर जोर से कांव कांव कर रहे थे। इन लोगों ने जो काम किए थे, शायद अंडरवर्ल्ड का एनिमल पाथ भी उन्हें स्वीकार नहीं करता। अजीब है, यहाँ वुड स्पिरिट की 2 ऑरस कैसे हो सकती हैं? यूमो ने भौहें सिकोड़ लीं। कैप्टन, कैप्टन! दूर से एक दल का सदस्य चमकीले हरे रंग के प्रकंद को हाथ में लिए तेजी से दौड़ता हुआ आया। गोल्डन सिकाडा शेड्स शेल के उस तरीके का इस्तेमाल किया गया है। यूमो आखिरकार इन यूरोपीय भाड़े के सैनिकों के इरादों को समझ गया। अब जब उसने दूसरे वुड स्पिरिट की ऑरा महसूस कर ली थी, वह पहले ही फंघाई शहर की सीमा तक पहुंच चुका था।
के पहले शी और शिन को एलिगेंट स्टूडियो वापस ले जाओ। मैं अभी लौटता हूँ, यूमो ने कहा, उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। ठीक है। लैन के को नहीं पता था कि यूमो क्या करने वाला है, लेकिन उसने अनुमान लगाया कि यह कोई काफ़ी महत्वपूर्ण काम होगा। जब सभी लोग सनफ्लावर नर्सिंग होम के अंदर की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे, यूमो की आकृति धीरे धीरे धुंधली हुई और फिर गायब हो गई। अध्याय 57, झूमते हुए विलोप प्रस्तावना। पृथ्वी के विमान की सीमाओं के कारण यूमो की शूजियान गति केवल 5 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित थी। हालांकि केवल 3 सांसों के समय में ही यूमो फंघाई शहर के समुद्र तट पर पहुंच गया। जब लकड़ी के गुण वाली कोई एसेंस बुद्धि विकसित कर लेती है, तो वह सांसारिकता से परे निकलकर स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स की श्रेणी में प्रवेश कर जाती है। नवजात स्पिरिट्स के हृदय आमतौर पर बेहद शुद्ध होते हैं। जैसा कि कहावत है, जीवन की शुरुआत में मानव स्वभाव मूल रूप से अच्छा होता है। स्पिरिट्स के लिए भी यही बात लागू होती है। अन्यथा वह वुड स्पिरिट अपनी घनी जीवन ऊर्जा को सनफ्लावर ऑर्फनेज में क्यों लाता और वहीं बसता। यूमो को क्रोधित करने वाली बात केवल यह नहीं थी कि उन मर्सनरीज के समूह ने ऑर्फनेज पर बमबारी की या नर्सिंग होम को तहस नहस कर दिया। यूमो कोई संत नहीं था। मानवता पर आने वाली विपत्तियां उनके अपने कर्मों का परिणाम होती हैं। यूमो उनके लिए केवल 1 मिनट का मौन रखता, लेकिन उनके प्रति कोई दया महसूस नहीं करता। जिस बात ने वास्तव में यूमो को इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया, वह था वह छोटा सा स्पिरिट। मानव हृदय की तरह ही किसी पौधे की स्पिरिट की जड़ें उसके पोषण का स्रोत और उसके जीवन का मूल होती हैं। एक बार वे नष्ट हो जाएं, तो ऊर्जा की आपूर्ति के बिना स्पिरिट जल्दी ही मुरझाकर मर जाएगा। वुजी रेल्म में एल्फ सबसे शुद्ध रेस थी। यही कारण था कि यूमो ने दोनों छोटी बच्चियों को सबसे पहले एल्फ रेल्म की कहानियां सुनानी शुरू की थीं। समुद्र तट पर यूमो के अचानक प्रकट होने से पंख फड़फड़ाकर उड़ रहे मर्सनरीज घबरा गए। मूल रूप से वे यूमो से बचकर निकलना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों यूमो एक दीवार की तरह वहीं अडिग खड़ा रहा। वे चाहे जिस तरह से उसे घेर कर निकलने की कोशिश करते, हमेशा उसी स्थान पर वापस आ जाते। तुम लोग कौन हो? पीछे पीछा करने वाले और सामने रास्ता रोकने वाले यूमो के कारण इन मर्सनरीज के चेहरे पर घबराहट छा गई। उन्होंने कई एके उठा लिए, मानो यूमो रास्ते से नहीं हटा तो वे गोली चला देंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उन कचरे के डिब्बों से बचकर निकल सके। वास्तव में तुम्हारे पास स्पेशल एबिलिटीज हैं। यूमो ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों को हल्का सा मोड़ा। एक मर्सनरी तुरंत यूमो के हाथ के पंजे की ओर खींच गया और यूमो ने उसका गला पकड़ लिया। दम घुटने की तीव्र अनुभूति ने उस मर्सनरी को अपने हाथ पैर बुरी तरह चलाने पर मजबूर कर दिया। समय समय पर उसके शरीर पर सफ़ेद रोशनी चमकती थी। हर बार रोशनी चमकने के साथ उसकी ऑरा कई स्तर कमज़ोर हो जाती। मर्सनरी की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी स्पेशल एबिलिटी में चाहे कितनी भी ऊर्जा खर्च कर ले, फिर भी वह उस आदमी के हाथ से खुद को क्यों नहीं छुड़ा पा रहा था। दादा दादा दा गोलीबारी शुरू हो गई और गोलियों की एक बौछार तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। यूमो के पास पहुंचते ही गोलियां तुरंत वाष्पित होकर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गईं। और उसी क्षण मर्सनरीज के पीछे बर्फ जैसी सफ़ेद पोशाक पहने एक आकृति उड़ती हुई आई। भागो, ये किंग लियू है। मर्सनरीज के पास अब यूमो के हाथ में पकड़े स्पेशल मेटेहुमन की चिंता करने का समय नहीं था। इस समय वे केवल अपनी जान बचाना चाहते थे। शश शश विलो की शाखाएं हवा में नृत्य करने लगीं और भागने की कोशिश कर रहे उन लोगों को कसकर पकड़ लिया। सफ़ेद कपड़े पहने वह आकृति मानो धरती पर उतरा हुआ कोई दानव थी। उसने अपनी कमर से एक खंजर निकाला और उन मर्सनरीज को एक एक करके समाप्त कर दिया। यूमो चुपचाप ये सब देखता रहा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि उसे फंघाई शहर में एक स्पिरिचुअल टूल दिखाई देना अविश्वसनीय लगा। हालांकि यूमो की नज़र में ये स्पिरिचुअल टूल उल्लेख करने लायक भी नहीं था। अरे, अपने हाथ में पकड़े मेटेहुमन को मुझे दे दो। मर्सनरीज को समाप्त करने के बाद व्हाइट मैन ने कुशलता से उनके सिर काटे और फिर हवा में चलते हुए यूमो की ओर देखा। हवा में चलना, डिवाइन कनेक्शन रेल्म। हालांकि व्हाइट मैन केवल लेट ग्रैंड मास्टर था, फिर भी उसे डिवाइन कनेक्शन रेल्म से कोई डर नहीं था, बल्कि उसके शब्दों में धमकी का हल्का सा भाव था। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? यूमो ने कुछ रुचि के साथ व्हाइट मैन को देखते हुए पूछा। क्योंकि वे सब मेरे हैं, व्हाइट मैन ने बिना किसी संदेह के कहा और अपना हाथ हिलाया। उसी क्षण चांदी की किनारी वाला एक काला कागज यूमो के सामने दिखाई दिया। इनाम 23 लोग, यूरोपीय मेटेह्यूमन्स। नीचे उन मर्सनरीज के चित्र थे जो बेहद स्पष्ट रूप से अंकित थे। सबसे नीचे रकम लिखी थी। इनाम प्रति व्यक्ति 100,000। यह इनाम किसने रखा है? कितने कंजूस हैं। एक व्यक्ति के लिए केवल 100,000, यूमो ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम बाउंटी हंटर नहीं हो? व्हाइट मैन ने भौहें सिकोड़ते हुए यूमो से पूछा और अपनी सतर्कता बढ़ाते हुए अपना हाथ कमर के पीछे ले गया। बाउंटी हंटर, क्या यह मार्शल आर्ट्स सीरीज में इस्तेमाल होने वाला कोई शब्द नहीं था?
वास्तविक जीवन में यूमो का इससे सामना पहली बार हुआ था। हालांकि उसने व्हाइट मैन को नज़रअंदाज कर दिया और इसके बजाय अपने हाथ में पकड़े स्पेशल मेटेहुमन की छाती से एक हरे रंग का क्रिस्टल ब्लॉक निकाल लिया। क्रिस्टल ब्लॉक की रोशनी मंद थी, वह पहले ही मृत्यु के कगार पर था। यूमो ने कैजुअली उसे उछाला और मेटेहुमन बिल्कुल सही निशाने पर व्हाइट मैन की ओर उड़ गया। व्हाइट मैन फुर्तीला था और उसके खंजर को चलाने की कला शानदार थी। एक ही वार में अंतिम वांछित अपराधी का सिर उसके शरीर से अलग हो गया। कम से कम तुम समझदार हो, व्हाइट मैन ने यूमो को देखते हुए ठंडी आवाज में कहा। फिर उसने अपने साथ रखी बोरी निकाली, मर्सनरीज के सिर उसमें डाले और वहां से चला गया। दिलचस्प, यूमो मुस्कुराया और फिर उसकी आकृति भी गायब हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एलिगेंट स्टूडियो की दूसरी मंजिल। यूमो एक कमरे में प्रकट हुआ और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। चूंकि वुड स्पिरिट के पास ऊर्जा का सहारा नहीं था, वह धीरे धीरे अपने मूल रूप में लौट आया। वह हरी घास के एक तने में बदल गया जो यूमो की हथेली पर पड़ा था। इस हरी घास की जड़ें नहीं थीं। हैं, तुम ऊपर से नीचे क्यों आए? लैनकेके ने उलझन में यूमो को देखा। ऊपर कोई नहीं है, यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा। पापा, मैं इसे पहचानती हूँ। ये वॉकिंग ग्रीन ग्रास है। पिछले दिन ही यूमो ने शीशी को बताया था कि वॉकिंग ग्रीन ग्रास कैसी होती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी दूर से ही इसे पहचान लेगी। हाँ, शीशी बहुत समझदार है। तो पापा, अब तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। अगर तुम वॉकिंग ग्रीन ग्रास को उगाना चाहो तो इसे लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी चाहिए और इसे जल्दी उगाने के लिए किस तरह की खाद से पानी देना चाहिए? यूमो ने पूछा। शीशी ने अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा और कुछ देर सोचा। पापा, इसे पाइन ट्रीज की जड़ों के नीचे वाली मिट्टी में लगाना चाहिए। ग्रीन ग्रास और पाइन वुड की उत्पत्ति एक जैसी होती है। पाइन की मिट्टी में ग्रीन ग्रास ऐसा महसूस करती है जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को देख रहा हो। फिर पाइन नीडल्स को पानी में भिगोकर उन्हें पीसकर ग्रीन ग्रास के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, शीशी ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। यूमो का दिल खुशी से भर गया, वह वास्तव में उसकी अपनी बेटी थी। शीशी बहुत समझदार है। तो ये वॉकिंग ग्रीन ग्रास तुम्हारा इनाम है। तुम्हें इसकी अच्छी तरह देखभाल करनी होगी, ठीक है? यूमो ने वुड स्पिरिट को शीशी को सौंपते हुए कहा। धन्यवाद पापा। शीशी ने सावधानी से वॉकिंग ग्रीन ग्रास को लिया, शिन का हाथ पकड़ा और एलिगेंट स्टूडियो से बाहर भाग गई। एलिगेंट स्टूडियो के ठीक प्रवेश द्वार पर प्राकृतिक पाइन ट्रीज की एक कतार थी। दोनों छोटी बच्चियां उत्साह से अपना पहला खेती का काम शुरू करने लगी, अपने पहले दोस्त को पालने में जुट गईं। स्पिरिट गैदरिंग फॉर्मेशन के मजबूत होने के साथ वुड स्पिरिट फिलहाल नहीं मरेगा, उसे केवल दोबारा जड़ें जमाने की आवश्यकता थी ताकि वह ठीक हो सके। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया, एलिगेंट स्टूडियो में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई। दोनों लड़कियां व्यस्त थीं और पसीने से तरबतर हो रही थीं, लेकिन उन्हें बहुत मजा आ रहा था। इस बीच यूमो कॉफ़ी बनाने लगा, जबकि लैनके के पास में बैठकर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पढ़ रही थी। आयांग कियान ने देखा कि पूरी रात बीत जाने के बाद भी एलिगेंट स्टूडियो का फर्श बिल्कुल धूलमुक्त था। उसने उदारता से अपनी झाड़ू एक तरफ रख दी और फिर उत्साहपूर्वक बागवा पाम की मार्शल आर्ट्स टेक्निक पढ़ना जारी रखा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फंघाई सिटी। इस दिन फंघाई एक बार फिर एक खबर के कारण पूरे चाइना में प्रसिद्ध हो गया। ये सनफ्लावर नर्सिंग होम के ध्वस्त होने की वजह से नहीं था। मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए ऐसी सांसारिक घटनाएं मायने नहीं रखती थीं, बल्कि वो जीव माउंटेन के पीछे स्थित चट्टान पर फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स का एक विशाल मैदान खोजा गया था। अब उस चट्टान पर हेवनली पवेलियन का कब्जा था और 3 ग्रैंड मास्टर्स बारी बारी से उसकी रक्षा कर रहे थे। हेवनली पवेलियन के नीले वस्त्रों पर भरोसा करते हुए किसी ने भी फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स के इस समुद्र को छूने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 58 विलो। एक ही पल में फंघाई शहर में लोगों की संख्या दोगुने से भी अधिक हो गई। राजधानी का यू परिवार, हांगकांग द्वीप का फंग परिवार और कई ऐसे परिवार जो व्यापार या मार्शल आर्ट्स के माध्यम से जीवनयापन करते थे और औषधीय जड़ी बूटियों पर निर्भर थे, एक के बाद एक यहाँ पहुँचने लगे। सभी रात के 8 बजे हेवनली पवेलियन की नीलामी शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। दोपहर के समय जब यूमो एलिगेंट स्टूडियो की रसोई में खाना बना रहा था, चैनहा ने उसे फ़ोन करके फॉलिंग गोस्ट फ्लावर के बारे में बताया। ये खबर उस रात वो जीव माउंटेन की जमीन के लिए यूमो की बोली को प्रभावित कर सकती थी। यूमो को इसकी कोई परवाह नहीं थी, वह जीव माउंटेन जाने के लिए दृढ़ था। हालांकि वह जिस बात को समझ नहीं पा रहा था वह ये थी कि जहां भी फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स उगते हैं वहां निश्चित रूप से ऐसे लोग होते हैं जिनकी अन्यायपूर्ण मृत्यु हुई होती है और वहां मृत्यु की ऊर्जा बहुत भारी होनी चाहिए। हालांकि इस जड़ी बूटी में मृतकों को पुनर्जीवित करने और हड्डियों पर मांस फिर से उगाने का प्रभाव था, आखिरकार यह मृत्यु की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। इसलिए वुजी रेल्म में सभी लोग इन कथित फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स को गोस्ट फ्लावर्स कहते थे। कोई भी उनका औषधि में उपयोग नहीं करता था और यहाँ तक कि रेयर हर्ब्स क्लासिक ने भी ऐसे किसी औषधीय पदार्थ को दर्ज करने की जहमत नहीं उठाई थी।
जब दोपहर का भोजन परोसे जाने वाला था तभी रसोई के बाहर से खुशी की आवाज़ सुनाई दी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गई। यूमो ने लैनकेके के साथ रसोई के बाहर खड़ी सुयिंग और सुयान को देखकर बेबसी से कहा। बॉस यूं, हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए आपसे मिलने और आपका साथ देने आए हैं। सबके बैठ जाने के बाद यूमो ने आओयांग कियान का परिचय सुयिंग और सुयान से कराया, फिर सुयिंग द्वारा लाए गए दस्तावेज उठाए। वो जीव माउंटेन के विकास अधिकार। यूमो ने उलझन में सुयिंग की ओर देखा। कैसा लगा? क्या मेरा सुपरिवार तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता है? अगर तुम अभी हस्ताक्षर कर दो तो वो जीव माउंटेन का वह इलाका उपहार के रूप में तुम्हारा हो जाएगा, सुयिंग ने बड़े अंदाज में कहा। भीड़ मंडप के नीचे तारों की नदी के ऊपर यूमो ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, सुयिंग थोड़ी शर्मिंदा हो गई। मिस्टर यूं, सच कहूं तो चट्टान से गिरने वाले गोस्ट फ्लावर्स हमारे सुपरिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए हमारे परिवार के मुखिया ने बहुत बड़ी रकम खर्च करके आपके लिए शीप पवेलियन के नीचे स्थित वू जीव माउंटेन का क्षेत्र खरीदने में सहायता की, सुयान ने कहा। सुपरिवार को चेन्हा से पता चल गया था कि यूमो वू जीव माउंटेन क्यों चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। तुमने सही दांव लगाया है। मेरे लिए वे गोस्ट फ्लावर्स खरपतवार से अलग नहीं हैं, यूमो ने कहा। मैं सुपरिवार की ओर से आपको धन्यवाद देता हूं, मिस्टर यूं, सुयान ने हाथ जोड़कर कहा। फंधाई शहर, ड्रैगन सोल शाखा। 1.6 मीटर से भी कम कद वाली एक छोटी सी आकृति धीरे धीरे एक बड़ा कपड़े का थैला घसीटते हुए आगे बढ़ रही थी। अरे देखो, वह किंग लियू है। हाँ, सच में किंग लियू है। किंग लियू ने खुद कार्रवाई की है, ये वाकई असाधारण है। शायद वे सारे भाड़े के सैनिक उसी के हाथों मारे गए हैं। ये पूछने की क्या जरूरत है? थैले पर खून के निशान देखो। ये किंग लियू की पहचान है। कौन नहीं जानता कि किंग लियू को इनाम के बदले सिर जमा करना पसंद है। रुको, ये ड्रैगन सोल शाखा है। प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे 2 सशस्त्र सैनिकों ने अंदर जाने वाले व्हाइट क्लोथ मैन को रोक दिया। शून, फिर से वांछित व्यक्ति का आदेश सामने आया। इस बार दोनों ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और तुरंत एक तरफ हट गए। व्हाइट क्लोथ मैन ने भी एक शब्द नहीं कहा। अंदर, जिंगटाओ ने इनाम के आदेश को और फिर बैठक कक्ष में रखे सिरों के ढेर को देखकर अविश्वास से देखा। उसकी खोपड़ी तक सुन्न हो गई। कुल 17 लोग। अगर आज सनफ्लावर नर्सिंग होम में पकड़े गए 6 लोगों को भी जोड़ दिया जाए तो संख्या 23 हो जाती थी। सच्चा नायक युवावस्था में ही पैदा होता है। जिंगटाओ व्हाइट क्लोथ मैन के कंधे पर हाथ रखना चाहता था, लेकिन व्हाइट क्लोथ मैन ने बड़ी कुशलता से उसे बचा लिया। उसकी प्रतिक्रिया की गति ने जिंगटाओ को भी हैरान कर दिया। खांसी, खांसी। अपने कप्तान को नजरअंदाज होते देखकर बाकी टीम के सदस्यों ने अपनी हंसी रोक ली। ओह, 17 लोग, यानी कुल 1.7 मिलियन। नकद या कार्ड? जिंगटाओ ने पूछा। नकद, व्हाइट क्लोथ मैन ने बिना सोचे जवाब दिया। ओह, क्या? जिंगटाओ ने उलझन में व्हाइट क्लोथ मैन को देखा। क्या इसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? 1.7 मिलियन से ज़्यादा और नकद चाहिए। मुझे बैंक जाना पड़ेगा और उसके लिए एक बोरा भरकर पैसे लाने पड़ेंगे। क्या हम कार्ड से भुगतान नहीं कर सकते? जिंगटाओ ने पूछा। नहीं, व्हाइट क्लोथ मैन ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी देर इंतजार कीजिए। जिंगटाओ बिना कुछ कहे शाखा से बाहर निकला, पास के बैंक गया, 1.7 मिलियन नकद निकाले और उसे बोरे में भरकर कंधे पर वापस ले आया। इसके अलावा उसने सुबह भाड़े के सैनिकों से लड़ते समय पहने हुए कपड़े भी नहीं बदले थे। सड़क पर लोग उसे कचरा उठाने वाला समझ रहे थे। जिंगटाओ ने व्हाइट क्लोथ मैन को ज़्यादा देर इंतजार नहीं करवाया और मुख्यालय लौट आया। व्हाइट क्लोथ मैन को आराम से मेज पर बैठकर चाय पीते देखकर जिंगटाओ को अचानक चिढ़ होने लगी। लेकिन जमीन पर पड़े दर्जनों सिरों को देखकर उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। ठीक है, ये लो। गिनना चाहते हो? जिंगटाओ ने बोरा व्हाइट क्लोथ मैन के सामने रख दिया। जरूरत नहीं। व्हाइट क्लोथ मैन ने बोरा उठाया और जाने के लिए तैयार हो गया। अरे अरे अरे, रुको। जिंगटाओ ने व्हाइट क्लोथ मैन को रोक लिया। और कुछ? व्हाइट क्लोथ मैन ने भौहें सिकोड़कर पूछा। ओह, कृपया हस्ताक्षर कर दीजिए। आखिर 1 मिलियन से ज़्यादा की रकम कोई छोटी रकम नहीं है, जिंगटाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। शून शून शून। कलम कुछ ही क्षणों तक तेजी से चली। व्हाइट क्लोथ मैन ने बोरा अपने कंधे पर डाला और बेफिक्री से चला गया। लानत है, ये कैसी लिखावट है। काश कागज पर 2 बड़ी मकड़ियां घूम जाती तो भी बेहतर होता। जिंगटाओ ने अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया। यांग लियू ... एक सुखद दिन पलक झपकते ही बीत गया। जल्द ही रात हो गई। चूंकि उन्हें एक काफी औपचारिक कार्यक्रम में शामिल होना था, लैनकेके ने दोनों बच्चियों को कपड़े बदलकर औपचारिक पोशाक पहनाए। दूसरी ओर यूमो अभी भी आधी बाहों वाली शर्ट और स्पोर्ट्स शॉर्ट्स पहने हुए था। भले ही वह थोड़ा अस्त व्यस्त दिख रहा था, फिर भी वह काफी आकर्षक लग रहा था।
इस दौरान यूमो ने टीचर आओयांग को भी उनके साथ चलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, उन्हें इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। चेनहा उसी रोल्स रॉयस को चलाकर यूमो को लेने आया। समूह हेवनली पवेलियन की ओर रवाना हुआ। इस समय एंशिएंट स्ट्रीट स्थित हेवनली पवेलियन लोगों का समुद्र बन चुका था। हेवनली पवेलियन के प्रवेश द्वार के सामने कुछ खाली पार्किंग स्थानों को छोड़कर बाकी जगह इतनी भीड़ से भरी थी कि वहां चींटी के लिए भी खड़ा होना मुश्किल था। चेनहा ने कार पार्क करने के बाद एक रिसेप्शनिस्ट ने यूमो को पहचान लिया। वह पिछली बार वाली ही महिला थी। उसने मुस्कुराते हुए यूमो को एक निजी वीआईपी कमरे में पहुंचा दिया। नीलामी 3 मंजिलों में विभाजित थी। पहली मंजिल सामान्य क्षेत्र था, जो मुख्य रूप से स्वतंत्र मार्शल आर्टिस्टों या कुछ धनी लोगों के लिए आरक्षित सीटों के लिए था। दूसरी मंजिल वीआईपी क्षेत्र था, जिसे कुछ मार्शल आर्ट्स परिवारों ने स्थायी रूप से आरक्षित कर रखा था, जैसे फंघाई का सू परिवार या राजधानी का यूं परिवार। तीसरी मंजिल उच्च स्तरीय वीआईपी क्षेत्र था। ये हेवनली पवेलियन के आंतरिक कर्मचारियों या उन लोगों के लिए आरक्षित था जिन्होंने हेवनली पवेलियन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उस समय यूमो ने 2000 वर्ष पुरानी हिशोबू की जड़ निकाली थी, जिसने फंघाई हेवनली पवेलियन के प्रभारी पर्पल रोब्ड एल्डर को सफलतापूर्वक डिवाइन कनेक्शन रेल्म तक पहुंचने में सहायता की थी। इसलिए तीसरी मंजिल पर यूमो का स्थान पूरी तरह उचित था। नीलामी शुरू होने में अभी 1 घंटा बाकी था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठे सभी लोगों को नीलामी की एक सूची दी। ये ऐसे विशेषाधिकार थे जिनका तीसरी मंजिल से नीचे रहने वाले लोग आनंद नहीं उठा सकते थे। दोनों छोटी बच्चियां तीसरी मंजिल की फर्श से छत तक फैली विशाल खिड़की के पास खड़ी थीं, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे ऊपर से पूरी दुनिया को देख रही हों। तीसरी मंजिल की खिड़कियां विशेष रूप से बनाई गई थीं। अंदर मौजूद लोग बाहर देख सकते थे, लेकिन बाहर मौजूद लोग अंदर नहीं देख सकते थे। आखिरकार यह एक नीलामी थी और हेवनली पवेलियन ने अपने वीआईपी मेहमानों की निजता के मामले में बहुत अच्छा इंतजाम किया था। पापा, देखो, बाहर कितने सारे लोग हैं। क्या बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है? शिनशिन ने नीचे पहली मंजिल की भरी हुई सीटों की ओर इशारा करते हुए कहा। शीशी, शिनशिन, यहाँ आओ। यहाँ छोटी छोटी पालतू जानवर भी बिक्री के लिए हैं। लैन केके ने नीलामी की सूची हाथ में लेकर डेमोनिक बीस्ट्स वाले पन्ने को खोलते हुए कहा। मैडम, हमारे हेवनली पवेलियन की हर नीलामी में कुछ आक्रामक डेमोनिक बीस्ट्स प्रस्तुत किए जाते हैं। उन्हें केवल खाया या वश में किया जा सकता है, उन्हें पालतू जानवर के रूप में नहीं रखा जा सकता। रिसेप्शनिस्ट ने चिंता के साथ लैन केके को समझाया। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, लैन केके ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैडम। अध्याय 59, उत्परिवर्तित फॉलिंग गोस्ट फ्लावर। हाई लेवल वीआईपी हॉल नंबर 1। यही वह स्थान था जहां हेवनली पवेलियन का प्रभारी व्यक्ति आमतौर पर बैठता था। बुजुर्ग यंग मास्टर यूं हाई लेवल वीआईपी हॉल नंबर 3 में ठहर चुके हैं, एक रिसेप्शनिस्ट ने बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक सूचित किया। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। बुजुर्ग ने मेज पर रखे रेड वाइन के गिलास को उठाया और धीरे से एक घूंट लिया। चेनहा के साथ होने और उसके बगल में लैन परिवार की छोटी राजकुमारी के होने के कारण ये व्यक्ति निश्चित रूप से साइलेंट एम्परर पवेलियन का पवेलियन मास्टर होना चाहिए। हेवनली पवेलियन के पर्पल रोब्ड एल्डर के रूप में उसके पास फंघाई शहर के प्रत्येक गुट के सभी कर्मचारियों की शक्ति उपलब्ध थी। जब से मिंगजू ग्रुप का नाम बदलकर साइलेंट एम्परर पवेलियन रखा गया था, उसके मार्शल आर्टिस्टों की शक्ति केवल 1 सप्ताह में लगातार बढ़ी थी। यहाँ तक कि क्रेजी ड्रैगन चेनहा भी एक ही झटके में डिवाइन कनेक्शन रेल्म तक पहुँच गया था। शायद ये सब उसी युवक की वजह से था। इस व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहिए, यही पर्पल रोब्ड एल्डर का विचार था। वास्तव में यूमो अभी तक साइलेंट एम्परर पवेलियन में एक बार भी नहीं गया था। उनकी साधना में मार्गदर्शन करना तो दूर की बात थी। वर्तमान में पूरे साइलेंट एम्परर पवेलियन में केवल चेनहा को ही यूमो से मार्गदर्शन प्राप्त करने का सम्मान मिला था। रात के 8 बजे नीलामी निर्धारित समय के अनुसार शुरू हुई। नीलामी की मेजबानी अपने जीवन के चरम पर पहुंची एक महिला कर रही थी, जिसमें एक विशेष आकर्षण था। नीलामी मंच पर उसके खड़े होते ही पहली मंजिल के लगभग सभी पुरुषों की नज़रें काले स्टॉकिंग्स में लिपटी उसकी लंबी टांगों से हटना मुश्किल हो गया। रंग बिरंगी की पाव की जांघ तक पहुंचने वाली लंबी चीरा उसकी गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण आभा को और उभार रही थी। वाह, ये शी परिवार की बड़ी बेटी शी युंगसी है। मैंने सुना है कि वह पहले ही 35 साल की हो चुकी है। ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसने अभी तक शादी नहीं की है। शादी नहीं की? अगर शादी नहीं की है तो आगे बढ़ो, बकवास करना बंद करो। शी युंगसी पूरे फंघाई शहर की एकमात्र महिला ग्रैंड मास्टर है। सीटी ग्रैंड मास्टर, देवियों और सज्जनों, शुभ संध्या। मंच पर शी युंगसी ने हल्की मुस्कान के साथ सभी का अभिवादन किया। उसकी आवाज़ ओरियोल पक्षी की तरह साफ और मधुर थी। एक पल में मंच के नीचे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शांत रहने का इशारा करते हुए शी युंगसी ने फिर कहा, यह नीलामी 3 चरणों में विभाजित है।
पहला चरण वस्तुओं के लिए है, दूसरा चरण डेमोनिक बीस्ट्स के लिए और तीसरा चरण भूमि के स्वामित्व के लिए है। बिना किसी देरी के और सभी का कीमती समय बर्बाद किए बिना आइए पहली वस्तु का स्वागत करते हैं। सेलेस्टियल मास्टर माउंटेन के सेलेस्टियल मास्टर डाओ द्वारा हाल ही में निर्मित एक विशाल स्पिरिचुअल क्रिस्टल। कृपया। उसके बोलते ही एक रिसेप्शनिस्ट लाल कपड़े से ढकी सुनहरी ट्रे लेकर नीलामी मंच पर पहुंची। भीड़ की उत्सुक निगाहों के बीच शी युंगसी धीरे धीरे वस्तु की ओर बढ़ी। उसकी इस हरकत के साथ नीचे मौजूद कई पुरुष दर्शक मुश्किल से अपनी नाक से निकलते खून को रोक पा रहे थे। कितनी परफेक्ट टांगें थीं। फुस। लाल कपड़ा हटा दिया गया। सबके सामने लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी चौड़ी एक चौकोर क्रिस्टल दिखाई दी। क्रिस्टल पर तेज रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी और उसके भीतर प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद थी। उसकी गुणवत्ता देखकर लगता था कि यह किसी साधारण मार्शल आर्टिस्ट को सीधे ब्राइट फोर्स से डार्क फोर्स तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त थी। एक बिना आकार की स्पिरिचुअल स्टोन। यूमो ने केवल एक नज़र डाली और उसकी रुचि खत्म हो गई। स्पिरिचुअल स्टोन स्वाभाविक रूप से स्पिरिचुअल वेन्स द्वारा पोषित होती हैं। एक पूर्ण रूप से बनी स्पिरिचुअल स्टोन के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पहले ही ठोस हो चुकी होती है, जिससे वह क्रिस्टल की तरह चमकदार दिखाई देती है। लेकिन मंच पर रखी स्पिरिचुअल स्टोन के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा तरल अवस्था में थी। यही कारण था कि वह इतनी बड़ी थी। शुरुआती कीमत 5 मिलियन है। नीलामी शुरू होती है। 6 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। नीलामी के पहले चरण के दौरान यूमो ने ज्यादातर समय आंखें बंद करके आराम करने में बिताया। हालांकि दोनों बच्चियां बेहद उत्साहित थीं और लैन के भी पहली बार इतने जीवंत नीलामी दृश्य को देख रही थी। एक के बाद एक अनमोल खजाने तीनों महिलाओं की आंखों के सामने दिखाई देते गए। दोनों छोटी बच्चियां बस उन्हें प्रशंसा से देखती रहीं। उनमें से किसी को पाने की कोई इच्छा उनके मन में नहीं थी। शायद शी युंगसी की वजह से इस नीलामी को लेकर उत्साह हमेशा ऊंचा बना रहा। नीलामी के दौरान वास्तव में ब्लू जेड मैरो भी सामने आया। यूमो की पलक मुश्किल से हिली ही थी कि हाई लेवल वीआईपी हॉल नंबर 1 में मौजूद व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। वास्तव में कुछ ही मिनटों के भीतर एक रिसेप्शनिस्ट उससे यूमो के पास पहुंचा गई। हेवनली पवेलियन के ये लोग काफ़ी भरोसेमंद थे। अब कृपया इस अंतिम वस्तु को देखिए। लाल कपड़ा हटाया गया और एक अनोखी सुंदरता वाली फॉलिंग गोस्ट फ्लावर सामने आ गई। सुइंग द्वारा पिछली बार तोड़ी गई फूल से अलग, इस फॉलिंग गोस्ट फ्लावर के पुनकेसर गहरे लाल रंग के थे और इसकी पंखुड़ियां असाधारण रूप से बड़ी थीं। इसमें तना तो था, लेकिन पत्तियां नहीं थीं। मेरा अनुमान है कि आप सभी वू जियू माउंटेन की चट्टान पर मौजूद फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स के समुद्र के बारे में जानते होंगे। इस फॉलिंग गोस्ट फ्लावर को हेवनली पवेलियन के एक बुजुर्ग ने स्वयं तोड़ा है। इसके अनोखे रूप के कारण, जो किसी उत्परिवर्तित प्रजाति जैसा प्रतीत होता है, बुजुर्ग को डर था कि अगर यह फूल बाजार में दिखाई दिया तो शायद कोई दुर्भाग्य आ सकता है। इसलिए उन्होंने स्वयं इसे तोड़ लिया। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं कि हेवनली पवेलियन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर द्वारा किए गए गहन शोध के बाद यह पाया गया है कि इसके औषधीय गुण सामान्य फॉलिंग गोस्ट फ्लावर से कई गुना अधिक शक्तिशाली हैं और इसमें कोई असामान्यता नहीं है। इसे उच्च गुणवत्ता वाली उत्परिवर्तित प्रजाति के रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए इस फूल को हेवनली पवेलियन के बुजुर्ग की पहल पर नीलाम किया जा रहा है। शी युंगसी ने कुछ देर तक धैर्यपूर्वक सभी को इस फूल की विशेषताओं के बारे में समझाया। पापा, वह छोटी सी लड़की इतनी छोटी क्यों है? शी और शिनशिन ने नीचे मौजूद उत्परिवर्तित फॉलिंग गोस्ट फ्लावर की ओर इशारा करते हुए यूमो से कहा। यूमो ने आंखें खोलीं और दोनों बच्चियों द्वारा बताई गई दिशा में देखा। इस समय वू जियू माउंटेन की चट्टान हवा में एक सफ़ेद वस्त्र पहने आकृति लहरा रही थी। इतनी छोटी सी जगह में भी मुझे एक भी सुराग नहीं मिल रहा। हेवनली पवेलियन के गार्ड बदलने का फायदा उठाकर यांग ल्यू चुपके से फॉलिंग गोस्ट फ्लावर्स के समुद्र में प्रवेश कर गई थी। लगभग 1 घंटे तक तलाश करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। वह गुस्से में जमीन पर बैठ गई और सुनहरे अक्षरों वाले उसी तरह के एक काले कागज का टुकड़ा निकाला। इनाम का आदेश। इनाम, पोमग्रेनेट गर्ल जैंग ची की तलाश। जिंदा या मुर्दा? यदि मृत हो तो यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि शव पोमग्रेनेट गर्ल का ही है। इनाम 1 मिलियन युएन। ग्रामीणों के अनुसार ये लड़की वू जियू माउंटेन पर अनार तोड़ने जाते समय गायब हो गई थी। कम से कम एक हेयरपिन या बालों की एक लत तो छोड़ सकती थी। अपने चारों ओर फैले गहरे नीले फूलों के समुद्र को देखते हुए यांग ल्यू हल्के से कांप उठी। डार्क फोर्सेस के लिए काम करने वाली एक बाउंटी हंटर के रूप में यांग ल्यू हर तरह का मिशन स्वीकार नहीं करती थी। वह केवल बच्चों से संबंधित मिशन स्वीकार करती थी। हेवनली पवेलियन 50 मिलियन, 55 मिलियन। हे भगवान, सिर्फ एक फॉलिंग गोस्ट फ्लावर के लिए 55 मिलियन। इन औषधीय जड़ी बूटी के व्यापारियों को जरूर गधे ने लात मार दी होगी। एक उत्परिवर्तित फॉलिंग गोस्ट फ्लावर दुनिया में बहुत दुर्लभ है। हो सकता है कि केवल यही एक मौजूद हो। क्या उस खूबसूरत महिला ने नहीं कहा कि इसका औषधीय प्रभाव केवल थोड़ा अधिक मजबूत है?
इसकी कोई खास कीमत नहीं है। तुम क्या जानते हो, इसे कहते हैं दुर्लभता से मूल्य बढ़ता है। बस करो, ये पहले ही 55 मिलियन पहुंच चुका है। इससे अधिक बोली लगाने वाला निश्चित रूप से पागल होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह 100 मिलियन धड़ाम। हे भगवान, कौन था ये बोली किसने लगाए? शश, आवाज धीमी करो, हंगामा मत करो, ये हाई लेवल वीआईपी एरिया का कोई व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह हाई लेवल वीआईपी प्राइवेट रूम नंबर 3। पापा, वह छोटी लड़की रो रही है। फॉलिंग गोस्ट फ्लावर के पुनकेसर के बीच एक छोटी सी धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह छोटी आकृति फूल के बीच सिकुड़कर चुपचाप रो रही थी। शी युंगसी को बिल्कुल भी पता नहीं था कि हाई लेवल वीआईपी रूम नंबर 3 के अंदर वास्तव में कोई मौजूद था, क्योंकि लगभग 10 वर्षों से हेवनली पवेलियन के हाई लेवल वीआईपी एरिया में कोई नहीं आया था। हाई लेवल वीआईपी नंबर 3 की बोली 100 मिलियन। 100 मिलियन पहली बार, 100 मिलियन दूसरी बार। बिक गया। धड़ाम। सुनहरी हथौड़ी तुरंत नीचे गिरी और उत्परिवर्तित फॉलिंग गोस्ट फ्लावर को कर्मचारियों ने तेजी से उठाकर यू मो के निजी कमरे में पहुंचा दिया। अध्याय 60 नीलामी समाप्त। वो जियू पर्वत की चट्टान। यहाँ फैली भूतिया ऊर्जा पहले ही बेहद घनी हो चुकी थी, लेकिन यांग लियू को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसके सफ़ेद कपड़े किसी समय मिट्टी से सने जा चुके थे और उसके सुंदर हाथ लगातार इधर उधर खुदाई करने में व्यस्त थे। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। कहीं वह चट्टान से नीचे तो नहीं गिर गई। यांग लियू ने वो जियू पर्वत की चट्टान की ओर देखा। वह धुंध से ढकी हुई थी और ऐसा लगता था मानो उसका कोई तल ही न हो। अरे असंभव, असंभव। वह पहले ही 14 साल की हो चुकी है। जब तक उसकी बौद्धिक क्षमता सामान्य है, वह गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। सिर हिलाते हुए यांग लियू फूलों के समुद्र में आगे बढ़ती रही। स्वर्गीय मंडप, उच्च स्तरीय वीआईपी कक्ष नंबर 3। मैडम, आपको क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? ऐसा करें, शीशी और शिन शिन आपके साथ कोई खेल खेलें। भूतिया फूल पहुंचाए जाने के बाद दोनों बच्चियां उसके चारों ओर इकट्ठी हो गईं। वे फूल के भीतर मौजूद उस छोटी सी आत्मा का हाथ पकड़ना चाहती थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। फूल के भीतर मौजूद लड़की ने अपनी आंखें खोल दीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे देख सकता है, और वह भी 2 छोटी बच्चियां। इस समय चेन हान, लान के और यून मो की सेवा में मौजूद परिचारिका भी उत्सुकता से उसे देख रहे थे। उनके भाव मानो कह रहे हों, क्या उनकी दोनों बेटियों को भ्रम होने लगा है? फूल को शरीर और पुनकेसर को आत्मा बनाकर उसे पीसकर फूलों के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया गया। यूनमो पृथ्वी के मनुष्यों को एक बार फिर नए नजरिए से देखने से खुद को रोक नहीं सका। वुजी क्षेत्र में चाहे किसी के प्रति कितनी भी गहरी नफरत क्यों न हो, कोई भी किसी इंसान को पीसकर खाद में बदलने की हद तक नहीं जाता था। अधिक से अधिक वे उसकी लाश तक को साबुत नहीं छोड़ते। इस फूल की वृद्धि को देखते हुए ये लड़की जीवित रहते हुए ही खाद के रूप में इस्तेमाल की गई थी। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? यूनमो ने उस लड़की से पूछा जो उसके पैर से लिपटी हुई थी। क्यों फांगहे गांव से। मरने के बाद पहली बार लड़की ने किसी से बात की थी। उसकी आंखें घबराकर इधर उधर घूम रही थीं और वह सामने मौजूद लोगों को कुछ डर के भाव से देख रही थी। यूनमो के भीतर अचानक एक इच्छा जाग उठी। वह भी जानना चाहता था कि आखिर 14 साल की एक लड़की की इस तरह बेरहमी से हत्या कौन कर सकता है। हालांकि वे अभी भी स्वर्गीय मंडप के भीतर थे, इसलिए यूनमो वापस सोफे पर आ गया और आंखें बंद करके आराम करने लगा। लेकिन शीशी और शिन शिन शांत बैठने वाली नहीं थीं, मानो उन्हें कोई नया दोस्त मिल गया हो। दोनों बच्चियां उस लड़की को खुश करने के लिए हर संभव कोशिश करने लगीं। लेकिन दोनों बच्चियां कितने भी मजेदार चेहरे क्यों न बनाएं, वह मुस्कुराई तक नहीं। आखिरकार दोनों ने अपना सबसे बड़ा हथियार निकाला और क्यू को एल्फ क्षेत्र की कहानी सुनाने लगीं। और इस तरह बाहर से देखने वाले लोगों को ऐसा लगता था मानो दोनों बच्चियां निजी कक्ष में एक फूल के बदले कोई मजेदार नाटक प्रस्तुत कर रही हों। जबकि नीलामी जारी थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस बीच वू जियू पर्वत की चोटी पर यांग लियू ऐसी जगह पहुंची जहां गिरते हुए भूतिया फूल बेहद सुंदर ढंग से खिले हुए थे। यहाँ के फूल इतनी घनी तरह से क्यों खिले हैं? यांग लियू ने खुद से पूछा। इन फूलों का आकार उस फूल के बिल्कुल समान था जिसे नीलाम किया गया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उनके पुनकेसर अभी भी नीले थे और उनमें कोई उत्परिवर्तन नहीं हुआ था। आसपास खिले फूलों के बीच साफ दिखाई दे रहा था कि वहां से कुछ उठाया गया था। सूंघ सूंघ। यांग लियू ने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसे सड़न की गंध महसूस हो रही थी। वह पास गई। इस बार यांग लियू ने अपने हाथों से खुदाई नहीं की, बल्कि एक छोटी सी फावड़ी निकाली जिसे उसने न जाने कहां से चुराया था। वही बच्चों वाली खिलौना फावड़ी जिससे बच्चे खेलते हैं। छी! जैसे ही उसने काली मिट्टी का एक ढेला हटाया, एक असहनीय बदबू उसकी नाक में घुस गई। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उस गहरी काली बदबू से रंग गई हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह।
करीब 10 बज चुके थे। नीलामी को शुरू हुए 2 घंटे से अधिक हो चुके थे। 2 चरणों की बोली समाप्त हो चुकी थी। अब तीसरा चरण था। नीलामी में केवल एक ही वस्तु थी, वो जीयू पर्वत की चट्टान। मेरा अनुमान है कि आज स्वर्गीय मंडप की नीलामी में आए सभी वरिष्ठजन पहले से जानते होंगे कि आज का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो जीयू पर्वत की वह चट्टान है जहां रातों रात गिरते हुए भूतिया फूलों का एक विशाल समुद्र खिल उठा है। भेड़ मंडप के ऊपर और चट्टान की सीमा के भीतर स्थित वो जीयू पर्वत का क्षेत्र आधिकारिक रूप से नीलाम किया जाएगा। जिसकी नज़र थोड़ी भी तेज थी वह समझ सकता था कि नीलामी असल में वो जीयू पर्वत के भूतिया फूलों के मैदान की हो रही थी, न कि उस जमीन की जहां वे फूल उगे थे। भूतिया फूल प्राकृतिक रूप से दोबारा नहीं उगते थे, लेकिन उन्हें उगाया जा सकता था। हालांकि भूतिया फूल मिट्टी को लेकर बेहद चुनिंदा थे। जिस तरह खरगोश अपने बिल के आसपास की घास नहीं खाता, उसी तरह भूतिया फूल एक ही मिट्टी में दोबारा नहीं उगते थे। गिरते हुए भूतिया फूलों के इस समुद्र की नीलामी अब शुरू होती है। शुरुआती कीमत 10 अरब। शियूनशी के मुंह से एक चौंका देने वाली संख्या निकली। नीलामी का माहौल तुरंत एक और उन्माद में बदल गया। 11 अरब, 14 अरब, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक बोलियां लगती गईं। पूरे नीलामी हॉल में केवल दूसरी मंजिल के वीआईपी कक्षों से ही कीमतें घोषित की जा रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इस बीच उच्च स्तरीय वीआईपी कक्ष नंबर 1 के अंदर। कितना दिलचस्प है, जो व्यक्ति 2000 साल पुरानी फॉल्स हेयर फ्लावर की जड़ निकाल सकता है, उसे वास्तव में गिरते हुए भूतिया फूलों के इस समुद्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। मूल रूप से मैं इसे खरीद कर तुम्हें देने वाला था। बैंगनी वस्त्र पहने बुजुर्ग ने उच्च स्तरीय वीआईपी कक्ष नंबर 3 की ओर देखते हुए हंसकर कहा। वरिष्ठ। उसी समय एक परिचारिका आए और उसने बैंगनी वस्त्र वाले बुजुर्ग को एक रिकॉर्डिंग सौंप दी। स्वर्गीय मंडप के भीतर सभी निजी कमरों में कैमरे लगे थे, हालांकि वे बेहद अच्छी तरह छिपाए गए थे। यूनमो को अच्छी तरह पता था कि वहां कैमरे हैं, लेकिन वह कोई अनैतिक काम नहीं कर रहा था और उसे खुद को छिपाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई। स्क्रीन पर यूनमो की दोनों बेटियां उस उत्परिवर्तित गिरते हुए भूतिया फूल को कहानी सुनाती हुई दिखाई दे रही थीं। बैंगनी वस्त्र वाले बुजुर्ग को यह दृश्य अजीब लगा और वह समझ नहीं पाया कि दोनों बच्चियां क्या कर रही थीं। हालांकि चूंकि उसने पहले ही यूनमो